हेलो 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 बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा आज हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का लास्ट लेक्चर है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो एकदम इसको ब्रेन में सेट करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो क्वेश्चन का वेटेज है, बता चुका हूं 3 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लास्ट 4 ईयर में कहां से क्वेश्चन आए हैं ये भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि जो अक्सर कर प्रोबेबिलिटी रही है वो इम्यूनिटी से रही है या कॉमन डिसीज इन ह्यूमन वहां से रही है, ठीक है। पर अगर ओल्ड क्वेश्चन देखोगे, पुराने क्वेश्चन देखोगे, तो कैंसर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और यहां तक कि ड्रग वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये हॉट टॉपिक है, बट अभी जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, उसमें इनसे क्वेश्चन थोड़े कम मिले हैं, ठीक है। बट एक क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन की वजह से ड्रग वाले पार्ट को अच्छी तरीके से करना है। और ड्रग वाला पार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट केमिस्ट्री से भी लिंक्ड है। क्लियर है बिल्कुल। तो ऑलरेडी और बॉटनी में भी इसका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है। तो ये पार्ट बड़ा मतलब हाईली इंटरेस्टिंग है, इंटरकनेक्टिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं बॉटनी से भी कनेक्शन रखता है और केमिस्ट्री से तो रखता ही है। समझ गए ना। तो बिंदास तरीके से करेंगे, एकदम ब्रेन में सेट करेंगे, फील करेंगे ड्रग्स को, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही लेक्चर में, क्योंकि रिकॉर्डेड दे रहा हूं आपको, ठीक है, कोशिश करूंगा टाइम को रिड्यूस करूं और कम टाइम के अंदर मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर कर पाऊं, यानी आपको याद करा पाऊं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैंसर की बात की थी, ठीक है। तो कैंसर में सबसे पहले मैंने बताया था कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो नॉर्मल सेल के केस में मैंने बोला था बेटा वहां पर कंट्रोल सेल डिवीजन होता है, कैंसर सेल के केस में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं, बट कैंसर सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करते। नॉर्मल सेल में इन्वेजिवनेस नहीं होती, बट कैंसर सेल में इन्वेजिवनेस होती है। नॉर्मल सेल मॉर्टल होते हैं, एक टाइम के बाद उनकी डेथ होती है, अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम वो डिवाइड कर लेते हैं, देन एपोप्टोसिस के थ्रू उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि टीलोमर सीक्वेंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि टीलोमरेज वहां पर इनएक्टिव होता है। जबकि कैंसर सेल के केस के अंदर ऐसा नहीं होता, वो इमोर्टल हैं, इन्फिनिटी, अनंत, मतलब बस डिवीजन करते ही रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्यों इमोर्टल होते हैं? क्योंकि उनके पास टीलोमर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। भाई रिड्यूस क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास टीलोमरेज एक्टिव होता है। वो एंजाइम क्या होगा? एक्टिव होगा, और एक्टिव होने से क्या होगा? वो कंटिन्यू टीलोमर सीक्वेंस को मेंटेन करेगा, और टीलोमर सीक्वेंस मेंटेन रहेंगे तो उनकी डिवीजन चलती रहेगी अनंत काल तक। बस शर्त है न्यूट्रिशन उनको मिलता रहे। क्लियर है बिल्कुल। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर था। फाइनली मैंने बताया था एक सेल कब डिवाइड करती है, जब सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। अच्छा, सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है? मैंने बताया था 2 टाइप के जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, प्रोटोऑन्कोजीन वो जीन जिनमें अगर छेड़छाड़ हो जाए तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कैंसर हो सकता है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ओके हाँ, तो कैंसर हो सकता है। तो ऐसे जीन जो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने पर कैंसर कॉज कर सकते हैं, और ऐसे जीन जो कैंसर को सप्रेस करके रखते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो क्या होते हैं सर प्रोटोऑन्कोजीन? क्या होते हैं बच्चे पूछते हैं। तो भी बेटा कुछ भी नहीं, जो सेल को कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ को, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स या सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या सेल सिग्नलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो जीन सारे के सारे प्रोटोऑन्कोजीन है, जिनमें गड़बड़ होने से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैंसर हो सकता है। अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक ही मैंने एग्जांपल दिया था, P53। वैसे तो आप और भी लिख सकते हो, रेटिनोब्लास्टोमा, बट P53 सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। ये वो जीन होते हैं जो सेल साइकिल के चेक पॉइंट होते हैं, चेक पॉइंट। भाई G1 चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट्स हैं। तो P53 G1 चेक पॉइंट होता है, बेहतरीन जीन है। अगर साइकिल G1 फेज परफेक्ट कर लिया तो G2 में एंटर, S में एंटर करती है, तो वहां पर G1 चेक पॉइंट चेक करता है कि सब कुछ ओके है। ओके है तो भाई जा S फेज में, ओके नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ही ये P53 प्रोटीन वहीं पर ही
सेल को स्टिमुलेट करती है एपोप्टोसिस के लिए। भाई आगे नहीं जाना है और वहीं सुसाइड कर लेना है, क्योंकि आगे वो सेल एंटर करती है तो कैंसर प्रोड्यूस कर देगी, तो वहीं उसको खत्म होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उसमें p53 का रोल है। सोचो अगर p53 नहीं होगी तो सेल तो म्यूटेशन, मतलब सेल तो आगे एंटर कर जाएगी और कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है p53, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको डाउट शाउट होना चाहिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, यहां तक क्लियर था ना? फिर हमने बात की थी एनसीईआरटी पर, हम आ गए थे। मैंने एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, समझना मेरी बात, नॉर्मल सेल है भाई, फिजिकल कार्सिनोजन हुए, केमिकल कार्सिनोजन हुए, ठीक है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन हुए। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, उनको कार्सिनोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैंसर प्रोड्यूस करता है वो कार्सिनोजन है, जो कैंसर प्रोड्यूस करता है वो कार्सिनोजन है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, समझना मेरी बात, ये उन सेल को, नॉर्मल सेल को कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मजबूर करते हैं या उसमें म्यूटेशन करते हैं, यानी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा? तब वो सेल अनकंट्रोल डिवीजन करेगी और नन्ही नन्ही सेल को हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। आप समझ रहे हो मेरी बात? नियोप्लास्टिक सेल्स। और वो एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ करते हैं, इसको कैप्सुलेटेड ट्यूमर बोलते हैं या बिनाइन ट्यूमर भी बोल सकते हो, पर कैंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। बिनाइन मतलब अभी घातक नहीं है, ठीक है, एक ही जगह है, कैप्सूल के अंदर है, बंद है, सो इट इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। क्लियर है बिल्कुल? समझना मेरी बात। तो और क्या होता है जो भाई बिनाइन ट्यूमर का एक नाम और हो सकता है, उसको एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है, ठीक है, एंजियोप्लाज्म बोल सकते हो उसको, ठीक है, सॉरी नियोप्लाज्म भी बोल सकते हो उसको, उनको नियोप्लास्टिक सेल, इस पूरे को नियोप्लाज्म या बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, या नॉर्मल ट्यूमर भी बोल सकते हो, मैलिग्नेंसी अभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, इन सेल की खास बात क्या है? ये सेल क्या करते हैं जो कैप्सूल के अंदर हैं, ये सेल एक एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करते हैं। एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल से रिलेटेड हो गया, तो ये ब्लड वेसल्स के बनने को स्टिमुलेट करते हैं कैंसर सेल के अंदर। तो कैंसर सेल में जब बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स बनना चालू हो जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्मल सेल में जो न्यूट्रिशन जा रहा था वो सारा कैंसर सेल के पास आना चालू हो जाएगा, क्योंकि उनको जरूरत है। समझ रहे हो? वो राक्षस है, दैत्य है, उसको शरीर को बड़ा करना है, समझ रहे हो? तो उसको क्या करना होगा? उन न्यूट्रिशन को अपनी तरफ बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से भुखमरी की वजह से नॉर्मल सेल मरना चालू हो जाएंगे और राक्षस डेवलप होना चालू हो जाएंगे। यानी उल्टा हो रहा है, जो अच्छे थे वो मर रहे हैं, ठीक है, जो राक्षस है वो ग्रो कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? अच्छों के संग अन्याय हो रहा है और बुरे ग्रोथ कर रहे हैं। बस ऐसा होना चालू हो जाता है तो होगा क्या? मौत, ठीक है, खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये भाई कलयुग है, ये चीज चालू हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया? आज की डेट में हर 4 में से 1 को कैंसर, अकॉर्डिंग टू WHO, समझ रहे हो ना मेरी बात? WHO के अकॉर्डिंग 4 में से 1 को कैंसर हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात? और कैंसर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कैंसर होने का कारण भी कहीं ना कहीं हम भी हैं। क्योंकि कैंसर तभी होता है क्योंकि कैंसर को मारने वाले सेल हमारे अंदर ही हैं। नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट दोनों एंटी कैंसरस हैं, पर जब इनका नंबर बहुत कम हो जाता है तब कहीं ना कहीं कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो कोशिश करो कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, इन टी लिम्फोसाइट, इन नेचुरल किलर सेल को मेंटेन करके रखो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके रखो। तभी तो आपकी डाइट में मैंने बोला था गिलोय रखो, घर में जिससे भी प्यार करते हो उससे कहो गिलोय खाया करे, ठीक है। गिलोय की टैबलेट्स भी आती हैं, उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में तुलसी यूज कर सकते हो। हल्दी तो रामबाण है, रामबाण का समझते हो, मतलब अचूक हल्दी आपकी डाइट में इंक्लूड है, दूध में, किसी भी फॉर्म में, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, ठीक है। तो हल्दी लिया करो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं, अगर हम टोबैको नहीं खाते, स्मोकिंग नहीं करते, पर फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में होते हैं, हम कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में होते हैं, तो कोशिश करो, ठीक है, इन चीजों से बचो। और एक बात ध्यान रखना, माइक्रोवेव में कभी भी प्लास्टिक के
कोई भी सामान मत रखना खाने को गर्म करने के लिए, ठीक है, हमेशा ग्लास की चीजें, क्योंकि प्लास्टिक यानी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हाईली कार्सिनोजेनिक होती है, ध्यान रखना, हाईली कार्सिनोजेनिक होती है। जब आप माइक्रोवेव के रेस पढ़ते हैं तो वो सब कहां मिक्स हो जाती है, फूड के अंदर, जो डेंजरस है, ठीक है। मार्केट में जो पानी की बोतल्स आती हैं पीने की, ठीक है, मजबूरी है, क्या करें, ठीक है, बट कोशिश करो कि अपनी तांबे की या स्टील की खुद की बोतल रखो, ठीक है, उसको यूटिलाइज करो, ठीक है, उसको यूटिलाइज करो, ज्यादा बेटर है, ओके। जहां मजबूरी है वो बात अलग है, पर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आलू कम से कम खाओ, क्योंकि उसमें यूरिया बहुत ज्यादा लगाया जाता है जो ऑलरेडी कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है, कम खाओ, मतलब अब ये नहीं कह रहा मैं मत खाओ, पर कम खाओ, ठीक है। तो उन चीजों से बचो, थोड़ी अवेयरनेस चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है, थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है उनको इम्यून बूस्टर दो, ठीक है। विटामिन डी भी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है, विटामिन सी भी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है, विटामिन सी, विटामिन डी, आप समझ रहे हो, या आपकी डाइट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लो, जो हमारी डाइट में होते ही नहीं है, ठीक है। विटामिन डी हम सन से लेते हैं, कितने लोग शहर वाले सन बाथिंग करते हैं या प्रॉपर सन में अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, नहीं उठते, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो खट्टी चीजें खाते हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, और विटामिन सी हीट सेंसिटिव भी होती है, तो वो भी, ये दो विटामिन ऐसी हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमारी डाइट में होती ही नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। तो बस खुद अवेयर रहो और दूसरों को भी अवेयर रखो, ठीक है, खुद भी हेल्दी रहो और आसपास के एटमॉस्फेयर को भी हेल्दी रखो, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, ठीक है, और अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग तभी आती है जब आप मन से और तन से, मतलब बॉडी से हेल्दी होते हो, ठीक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, तो यहां तक क्लियर था, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्यूमर बन रहा है, पर अगर ट्यूमर फटा तो क्या होगा, कैप्सूल रप्चर हुआ तो क्या होगा, ये ट्यूमर सेल बाहर निकल करके सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे और स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। अब इस ट्यूमर को ट्यूमर नहीं बोलोगे या बिनाइन ट्यूमर नहीं बोलोगे, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलोगे या कैंसर बोलोगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलोगे या कैंसर बोलोगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये वाली बात, ठीक है। कैंसर और ट्यूमर में अंतर होता है, जब तक एक ही जगह है ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर, फट गया, फैल गए सेल, पूरी सेल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पूरी स्प्रेडिंग हो गई, अब ये कैंसर हो गया, ट्यूमर नहीं है। या बिनाइन को आप टर्म यूज कर सकते हो मैलिग्नेंट के अंदर, मैलिग्नेंट मतलब घातक, लीथल, डेंजरस, ठीक है। चलो ये वाली समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, ये सेल जहां जहां जाएंगे दैत्य, वहीं एक नया कैंसर, नया कैंसर, नया कैंसर, नया कैंसर, तो कैंसर ही कैंसर बनने चालू हो जाएंगे। ये कंडीशन बड़ी टिपिकल कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मेटास्टेसिस ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो ये वाली बात क्लियर थी। फिर फाइनली मैंने बताया था कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के अंदर फिजिकल एजेंट में आयोनिक और नॉन आयोनिक रेडिएशन बताए थे हमने आपको, ठीक है। आयोनिक रेडिएशन में एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयोनिक के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये आपको याद रखने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन के अंदर वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस मैंने एग्जांपल दिया था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपको एग्जांपल दिया था। ऐसे ही मैंने आपको केमिकल के अंदर निकोटिन बताई थी, टोबैको एटसेट्रा, इन सब के अंदर सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। कैंसर का मैंने बताया ट्रीटमेंट कोई खास है नहीं, ठीक है, सर्जरी कर दो, ठीक है, या आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आप यूज कर सकते हो, रेडिएशन यूज कर सकते हो। हाँ, आज की डेट में हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ तो एंटीबॉडी भी यूज, क्या नाम है, अल्फा इंटरफेरॉन भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इंटरफेरॉन, ठीक है, ये इम्यूनोलॉजिकल मेथड हो गया। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए भाई कॉमन मेथड होता था बायोप्सी, कट करके आप डायग्नोस कर लो उसको, एबनॉर्मल सेल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बायोप्सी के अलावा आप एक्सरेज कर लो, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कर सकते हो, पर एक्सरेज होते हैं इसके अंदर भी, 3D इमेज बनती है। हाँ, आप एमआरआई करो, बेस्ट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिससे 3D इमेज के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। आज की डेट में हमने कुछ एंटीबॉडी भी डिजाइन किए हैं जो कैंसर के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हैं जिसमें हम थायमिन के रिपीटेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वहां कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है अगर ये थायमिन के रिपीटेशन प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर है। समझे, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। तो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, उससे बचाओ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, ठीक है।
तो बस यही कहूंगा, ठीक है। इम्यून बूस्टर आपकी डाइट में ऐड करो। पीवीसी जैसी, जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है प्लास्टिक की चीजों में, उनसे थोड़ा बच के रहो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी रहोगे, ओके। और स्ट्रेस मत लो, ठीक है, क्योंकि जहां जहां आप स्ट्रेस लोगे तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल इम्यूनिटी सप्रेसर होता है, आपकी इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। समझे? एकदम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हेल्दी रहो, ठीक है, ओके। जब अगर किसी कारण से एक गेट बंद हो जाता है तो 4 गेट खुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जिंदगी इतनी ही है, रुक जाएगी, जिंदगी बहुत है, बहुत प्यारी है, इसको जीना भी है आपको बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। ऑप्शन 1 बंद होता है, 4 खुलते हैं, पर मैं यही कहूंगा कि हर ऑप्शन के लिए अपनी जीत तोड़, अपना प्रयत्न पूरा करना चाहिए यार, अपना 100% देना चाहिए। मतलब मुझे ये ना लगे कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने ये फॉल्ट कर दिया, काश मैं ऐसा नहीं करता। अपनी तरफ से 100% दो, फिर सारा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो। होगा तो अच्छी बात, नहीं तो ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा है जो समय आने पर हमें मिल जाएगा। पर कोशिश करते रहेंगे, हर, समझ रहे हो ना, हर टाइम हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे, 100% देंगे अपना, ठीक है। बस यही ध्यान रखो, ठीक है। तो ध्यान रखना, हर बुराई के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। अगर आपके संग कुछ लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो भगवान पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर थोड़ा सा मतलब बिलीफ रखो। मैं सच कह रहा हूं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपी होगी, ठीक है। पर अपना 100% देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना 100% देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट, खतरनाक टारगेट है आज का, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। मैं यही याद कराऊंगा, ठीक है, घर के लिए नहीं, यही याद आज इसी लेक्चर में याद होगा, पूरा का पूरा ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, पूरा इसी लेक्चर में। और आज चैप्टर का एंड करेंगे, क्योंकि कल स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। खतरनाक 10 से 12 क्वेश्चन अकेले इसी चैप्टर से, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई मास्टरी कराऊंगा बायोटेक्नोलॉजी की, पूरी पागलपन वाली मास्टरी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का उस्ताद बना देंगे आपको। बस बायोटेक खत्म तो मतलब सिलेबस खत्म, क्योंकि इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन मैं आउट कर देता हूं, कहां से आने हैं, वो आउट हैं। एक ही पहले लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको। स्ट्रेटेजी से 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, अभी करंटली नहीं आया पर रहती है, वो भी ब्रीडिंग वाले पार्ट से आ जाता है, ठीक है, ब्रीडिंग वाला पार्ट, ठीक है। वो एक लेक्चर का रिकॉर्डेड दूंगा मैं आपको लास्ट में, ठीक है, समझ गए ना। वो लाइव नहीं होगा, मैं रिकॉर्डेड दूंगा, वो आपको रिकॉर्डेड लास्ट में मिल जाएगा, पर लाइव हमारा, ठीक है, यही चलेगा, ओके। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें मेन चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है और सेकंड हमारा इवोल्यूशन है। क्लियर है? तो यानी हम बिल्कुल नजदीक आ गए, बिल्कुल किनारे पर आ गए, कहने और गई नहीं, क्या कहते हैं, और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए, ठीक है। पूरा तो दोहा है इसका, ठीक है, दिमाग से निकल गया कि मतलब घबराहट नहीं लेनी चाहिए, इतनी निकाल ली, अब किनारे पर आ गए, ठीक है। सिलेबस को प्यारे तरीके से खत्म करो और डट के रिवीजन पे लग जाओ, ठीक है। रिवीजन पर ओनली जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना है, लग जाओ रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, रिवीजन कराएंगे, धुआंधार टेंशन मत करना, ठीक है। पहले का सिलेबस खत्म करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज चैप्टर बड़ा खतरनाक है, समझ रहे हो ना। दिल थाम के बैठना, ठीक है, कुर्सियों को पकड़ के बैठना, ठीक है, मजा आने वाला है, बिल्कुल कनेक्ट करूंगा इसको रियल लाइफ से, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, एनसीईआरटी का पहला पैरा मैंने छाप दिया है, ठीक है। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, अब्यूज समझ रहे हो, ठीक है, ओपियोइड्स जो हम पढ़ने वाले हैं, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्किलॉइड्स, ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से इनको ऑब्टेन करते हैं, और कुछ फंगस से भी इनको लेते हैं। तो कौन से ड्रग ऐसे हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट से आइसोलेट कर रहे हैं, वो कौन से ड्रग हैं जिनको हम फंगस से आइसोलेट कर रहे हैं। तो बहुत प्यारे तरीके से मैं इसको क्लासिफाई करूंगा, जो किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ बनाया हुआ है। ये एक फ्लो डायग्राम है, मैं प्रिपेयर्ड, ठीक है, पीपीटी लेकर के आया हूं, ठीक है। बस यहां आपको समझाऊंगा और ब्रेन में सेट कराऊंगा, ये टारगेट है आज का, ठीक है। और बहुत प्यारे तरीके से, क्योंकि ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, किसी बुक में है ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ
समझ रहे हो ना, फ्लो डायग्राम की फॉर्म में हमने डिजाइन किया है जिससे कि आपके ब्रेन में छप जाए और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हमने ड्रग्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है। ड्रग्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है? ड्रग्स को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, एक साइकोट्रोपिक, एक साइकेडेलिक। मैं यही याद कराऊंगा, एक साइकोट्रोपिक, एक साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक मूड अल्टरिंग ड्रग, जो आपके मूड को चेंज कर दे, मूड अल्टरिंग ड्रग साइकोट्रोपिक। साइकेडेलिक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, जो एक के चार दिखाए। वही चार दिख रहे हैं क्या? नहीं आया क्या? जहां आपको एक के चार दिखते हैं, आप दृष्टि भ्रम क्रिएट करते हो, यानी भ्रमित होते हो, तो वो क्या होते हैं? वो साइकोट्रोपिक नहीं, साइकेडेलिक होते हैं, साइकेडेलिक। तो पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से साइकोट्रोपिक कौन है और साइकेडेलिक कौन है, तो ये पता ही होना चाहिए। तो साइकोट्रोपिक में हम तीन ड्रग पढ़ने वाले हैं, ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट, ये साइकोट्रोपिक हैं। और साइकेडेलिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइकेडेलिक में हम पढ़ने वाले हैं कैनाबिनॉइड्स। साइकेडेलिक में हम पढ़ने वाले हैं कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स। और क्या पढ़ने वाले हैं? धतूरा। और क्या पढ़ने वाले हैं? एट्रोपा, बेलेडोना और एलएसडी, जिसको फंगस से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो साइकोट्रोपिक में हम ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट, तो ये हमारे टारगेट है। क्लियर है बिल्कुल? तीन हम पढ़ेंगे साइकोट्रोपिक और चार पढ़ेंगे साइकेडेलिक। समझ गया? बस नाम नाम भी याद रख लो, सफिशिएंट है। फिर से बोल रहा हूं, ड्रग्स को हम टू पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक वो ड्रग्स होते हैं जो मूड को चेंज कर दे, मूड अल्टरिंग। साइकेडेलिक वो ड्रग होते हैं जो दृष्टि भ्रम क्रिएट कर दे। नहीं आया क्या? दृष्टि भ्रम क्रिएट कर दे, वो साइकेडेलिक होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, साइकोट्रोपिक मूड अल्टरिंग ड्रग और साइकेडेलिक दृष्टि भ्रम क्रिएट कर दे, वो साइकेडेलिक हैं। क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है ना? हाँ ठीक है। अब साइकोट्रोपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? साइकोट्रोपिक में हम, ठीक है, पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रैंक्विलाइजर। क्या होते हैं समझाऊंगा। ट्रैंक्विलाइजर, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट। साइकेडेलिक में क्या पढ़ने वाले हैं? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, धतूरा और एट्रोपा, बेलेडोना। समझाऊंगा, दिखाऊंगा कैसा प्लांट होता है। और एलएसडी तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हम साइकेडेलिक में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके लेके चलेंगे और चैप्टर को प्यारे तरीके से ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करेंगे। ओके चलो, तो पहला हमारा टारगेट है ट्रैंक्विलाइजर। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है? ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर उठाते हैं हम। अब क्या है ट्रैंक्विलाइजर? बहुत प्यारे तरीके से ब्रेन में सेट करने वाला हूं, समझो। जो बौद्ध धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर एक टर्म आता है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कामनेस। देखा होगा बौद्ध लोग जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, बैठते हैं और ध्यान लगा करके मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगा करके, ठीक है। उनके ध्यान का भी एक पोज होता है, इस तरीके से बैठते हैं ना, ठीक है, पद्मासन लगा करके इस तरीके से, तो इस तरीके से उनका पोस्चर होता है। पूरी बॉडी पिरामिड शेप में होती है, और पिरामिड शेप बॉडी का जो शेप होता है ना, ये वो शेप होता है जो मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्व करने में कैपेबल होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत खतरनाक, ठीक है। ड्यू चल रहा है, थोड़ा टाइम मिल जाए, आपका सिलेबस थोड़ा एंड पर आ जाए, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर आपको वो चीजें दूंगा जो मतलब आपको एकदम बस रिलैक्स कर दे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ट्रैंक्विलिटी की बात कर रहे हैं। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कामनेस, रिलैक्सेशन। तो ऐसे ड्रग जिनसे रिलैक्सेशन मिलता है, कामनेस मिलती है, फील कराते हैं लाइक अ ट्रैंक्विलिटी। देखा कोई बौद्ध को देखा ना, बौद्ध ध्यान से मेडिटेशन करते होते हैं, ठीक है, और हल्की सी चेहरे पे मतलब एक फील आएगा आपको कि हाँ वो किसी मतलब बहुत सुखद एहसास, यूफोरिएंट जैसा एहसास उनको मिल रहा है, ठीक है। एक बस मुस्कुराहट होगी, आंखें बंद होंगी और बस एक फील कर रहे होंगे, फीलिंग वाली चीज होगी ना, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। तो ऐसे ड्रग जो ऐसा एहसास कराए, आप कितने भी एग्रेसिव हो आपको शांत कर दे, रिलैक्स कर दे, ठीक है। आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, धीमा कर दे। आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रही है, धीमा कर दे। बीपी बढ़ा हुआ है, धीमा कर दे, रिलैक्स कर दे। तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी हो जुरासिक पार्क,
ठीक है। कभी वो बुलेट से नहीं मारते डायनासोर्स को, एक इंजेक्शन यूज करते हैं, लगाते हैं, उसमें कंसंट्रेटेड ट्रैंकुलाइजर होते हैं, दूर से ट्रैंकुलाइजर मारते हैं, तो ट्रैंकुलाइजर लगते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स होके एकदम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। या कभी मूवीज में देखा हो हाथी पागल हो गया, ठीक है, दूर से ट्रैंकुलाइजर मारते हैं वो। या कोई इंसान ही पागल हो गया, मैं पागल नहीं हूं, 4 लोग पकड़े हैं, मैं पागल नहीं हूं, पीछे से आता है उठा के एक इंजेक्शन लगा दिया, मैं पागल नहीं हूं, ठीक है, और सो जाता है वो। इनको बोलते हैं स्लीपिंग ड्रग लाइक अ ट्रैंकुलाइजर, रिलैक्स कर देते हैं, एकदम रिलैक्स, तो वो ट्रैंकुलाइजर होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? ट्रैंकुलाइजर, तो ट्रैंकुलाइजर की एक प्रॉपर्टी होती है, स्लीपिंग ड्रग की तरह भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर एनेस्थेटिक होते हैं, एनेस्थीसिया लाइक अ रिलैक्स कर देना, सुला देना, ठीक है। एनेस्थेटिक होते हैं, डिप्रेजेंट होते हैं, डिप्रेजेंट का मतलब होता है आपको डिप्रेशन में क्या होता है, आपका बीपी स्लो हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर स्लो, मतलब बीपी ब्लड प्रेशर ही हो गया, ठीक है। हार्ट बीट रेट स्लो हो जाती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लो हो जाता है, सब चीजें धीमी पड़ जाती हैं, और सोचने समझने की शक्ति एकदम मतलब डाउन हो जाती है, सो जाते हो, ठीक है। तो इसलिए डिप्रेजेंट की तरह काम करते हैं, और स्लीपिंग ड्रग भी कह सकते हो इनको, ठीक है। तो एनेस्थेटिक होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, डिप्रेजेंट की तरह कम करते हैं, और स्लीपिंग ड्रग कह सकते हो इनको, ठीक है, लाइक एनेस्थीसिया, देते ना, सुला देना, शांत कर देना, ठीक है, सुन्न कर देना उस चीज को, ठीक है। तो उस टाइप के ड्रग को हम की प्रॉपर्टी है ट्रैंक्यूलाइजर बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? एनसीईआरटी ने ट्रैंक्यूलाइजर के 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो बेंजोडायजेपिन और बारबीट्यूरेट, फिर से बोल रहा हूं, बेंजोडायजेपिन एंड बारबीट्यूरेट, 2 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, इन 2 ड्रग को याद रखना पड़ेगा आपको। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं बेंजोडायजेपिन एंड बारबीट्यूरेट। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में कि वेलम किसको बोलते हैं, वेलम, बेंजोडायजेपिन, बेंजोडायजेपिन को हम वेलम भी बोलते हैं, या बारबीट्यूरेट, इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी हो, समझना मेरी बात, इनको हम कहां कहां यूज करते हैं, इनको हम एंजाइटी में यूज करते हैं, इनको हम इंसोमिनिया में यूज करते हैं, इनको साइजोफ्रीनिया में, ठीक है। एंजाइटी जैसे समझो किसी किस्म कोई हादसा हो गया, अब वो हादसा होने की वजह से वो एकदम बहुत टेंशन में है, टेंशन का मतलब है एकदम, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा उसी में, तो ऐसा ना हंसना, ना रोना, ना खाना, ना पीना, तो इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। ऐसा कंडीशन हो गई तो उसको एंजाइटी का शिकार हो गया वो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको रिलैक्स कराना है, तो आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ते हैं। जैसे इंसोमनिया, आप कॉफी बहुत पीते हो, ठीक है, तो कॉफी से इंसोमनिया हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ब्लैक कॉफी पीते हो तो नींद का आना कम हो जाता है कॉफी ज्यादा पीने से, मजबूरी में पीते हैं लोग। अगर जैसे मुझे भी एक्साइटेड मोड में रहना है और बहुत पढ़ाना है तो मैं भी ब्लैक डार्क कॉफी पी लेता हूँ, ठीक है। बच्चे भी पी लेते हैं क्योंकि उनको बहुत पढ़ाई करनी है इसलिए। पर एक ड्रॉबैक वही है इसका कि रेस्टलेस कंडीशन हो जाती है, ठीक है, ब्रेन की भी। तो ऐसे केस में तो मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपकी डाउन होती है, ठीक है। जब आपको प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी, ठीक है, काम का लोड ज़्यादा होगा या पढ़ने का लोड आपके पास ज़्यादा होगा, तो ब्रेन की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, इसको इंसोम्निया बोलते हैं, नींद ना आना, तो आपको सुलाना पड़ेगा, तो ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी एक बीमारी होती है साइजोफ्रीनिया, साइजोफ्रीनिया। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, भूल भुलैया, याद हो, देखी होगी भूल भुलैया, ठीक है। हाँ, उसमें विद्या बालन का एक किरदार किया है उसने, एक मंजूलिका का किरदार उसने निभाया है, ठीक है। और यहाँ अक्षय कुमार है, ठीक है, जो मतलब इस पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, बताया गया है। तो समझने की कोशिश करना इसमें होता क्या है। साइजोफ्रेनिया इट इज अ डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे मैं बिल्कुल अपना भी केस है, मैंने देखा था, मैंने एक, ठीक है, जो मेरे संग भी हुआ था। बट पहले मूवी के बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जो विद्या बालन थी उसने एक राजा की कहानी पढ़ी थी, जिसने राजा ने मंजुलिका जो अपनी पत्नी रही होगी या जो भी होगी प्रेमिका, ठीक है, तो उसके ऊपर अत्याचार किए थे बहुत ज्यादा, ठीक है। इतने ज्यादा अत्याचार किए थे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, जो भी था, ठीक है। तो अब वो मंजुलिका का किरदार जब उसने पढ़ा, उसकी एक ही चीज पढ़ी उसने, बस उसको गुस्सा आना चालू हो गई, काश वो राजा मेरे सामने आ जाए, मैं बस उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। ये डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नहीं, जब वो उस नॉवेल को पढ़ती थी तो उसके अंदर ऐसा फील होता मंजुलिका आ गई उसके अंदर, वो मंजुलिका के किरदार को जीती थी। समझ रहे हो ना मेरी बात?
पागलपन, जो पागलपन होता ना, उस पागलपन को जीती थी वो, उसके अंदर डूब जाती थी भाई, समझ रहे हो, वो मंजूली का किरदार उसके अंदर आ जाता था, समझने की कोशिश करना। तो इसको बोलते हैं ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साइजोफ्रीनिया। अब ऐसा केस आपके सामने आ जाए, ठीक है, जिसमें पागलपन, जुनून, एकदम बस मैं या वो, ठीक है, आप समझ रहे हो, मैं या वो रहेगा या मैं रहूंगा, पागलपन। अब ऐसे पागल इंसान को शांत करना है तो क्या करना होगा, समझाओगे उसको जाकर के? नहीं बेटा, दूर से ट्रैंक्विलाइजर दोगे उसको, ठीक है, तो उसको सुला दिया जाएगा, तो डेवलप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डाउन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। अगर आप हाँ कहीं ना कहीं साइको के डॉक्टर बनते हो तो आपका पाला पड़ने वाला है, ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ने वाला है, समझ में आया? तो सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं साइजोफ्रीनिया, जिसमें वो केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। पर ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, अचानक से आपने कोई न्यूज सुनी, ठीक है, और आपके पास फीलिंग आ गई ये गलत हुआ है, ठीक है, अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, समझ में, या वो इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं ये कर दूंगा। तो ये जो पागलपन अगर लंबे समय तक आ गया तो उसको शांत करने का एक ही तरीका है कि ट्रैंक्विलाइजर दे दो, ठीक है, इसी को साइजोफ्रीनिया बोलते हैं। देखा होगा उसमें जो अक्षय है उसने अपने गुरुजी को बताया फोन करके, गुरुजी उसके अंदर ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, साइजोफ्रीनिया टर्म वहां पर यूज किया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे। तो किस केस में यूज कर सकते हो उसको? भाई ऐसा कोई भी केस जिसमें बॉडी को सुलाना हो, रिलैक्स करना हो, डिप्रेस करना हो, ठीक है, शांत करना हो। तो वो क्या होते हैं, तो एंजाइटी का केस हो जिसको नींद ही नहीं आ रही हो, सुलाने के लिए भी ट्रैंक्विलाइजर यूज करोगे, या साइजोफ्रीनिया केस हो तो भी ट्रैंक्विलाइजर यूज करोगे। अब बात आती है ट्रैंक्विलाइजर करते क्या है, कैसे सुला देते हैं ट्रैंक्विलाइजर? सिंपल तरीका, आपको मैंने जो नर्वस सिस्टम पढ़ा था बताया था, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, गाबा याद आ गया? तो गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब हम ट्रैंक्विलाइजर लगाते हैं तो बॉडी में गाबा का लेवल बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर, तो गाबा सारे सिग्नल को रोक देता है, भाई ट्रैफिक को जाम कर देगा, भाई रुक जा, स्टॉप, ठीक है, समझ रहे हो, सब चीजें स्टॉप। तो हर चीज जब स्टॉप हो जाती हैं तो सब चीजें शांत हो जाती हैं, धीरे धीरे डिप्रेस मतलब बॉडी के ऑर्गन भी शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये गाबा के लेवल को बढ़ा देता है। तो सिंपल मैकेनिज्म है, यूज्ड इन, किस क्वेश्चन आएगा कहां कहां यूज कर सकते हैं, करता क्या है, एक्शन मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज गाबा इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ा देगा, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इंसान शांत हो जाएगा। आई या नहीं आई? तो फिर से बोल रहा हूं, ट्रैंक्विलाइजर टर्म कहां से लिया हमने? ट्रैंक्विलिटी, जो बौद्धियों का टर्म है ट्रैंक्विलिटी, वहां से उठा के लाए ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कामनेस, समझ रहे हो, यूफोरिया कंडीशन। तो वहां से हम ट्रैंक्विलाइजर लेके आए, ट्रैंक्विलाइजर जो ट्रैंक्विलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एनेस्थेटिक होते हैं, ये डिप्रेजेंट होते हैं, ये स्लीपिंग ड्रग की तरह यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेंजोडायजेपिन, बारबिट्यूरेट, दो ही एग्जांपल याद रखने हैं। कहां यूज करते हैं? इंसोम्निया में यूज करते हैं, ठीक है, एंजाइटी में यूज करते हैं, साइजोफ्रीनिया में यूज करते हैं, तीन जगह इनको यूज करते हैं। अच्छा, करते क्या हैं ये ब्रेन में गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं, ब्रेन में गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे आप रिलैक्स हो जाते हो और सो जाते हो, ठीक है। आई या नहीं आई? अब कोई भी एनिमल्स वाली मूवी देखना, या जैसे मानो किसी जू में आप गए हो, वहां लॉयन को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो नॉर्मल केस में तो डॉक्टर जाएगा नहीं, पहले क्या करते हैं, बाहर पिंजरे से उसको ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, जब वो सो जाता है फिर डॉक्टर जाता है, ट्रीटमेंट करता है, चुपचाप से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रैंक्विलाइजर, याद हो गया होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 2 क्या आता है ट्रैंक्विलाइजर के बाद, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स, ओपियम, पोपी, अफीम, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स की हम बात करते हैं, मतलब ओपियम पोपी की बात करते हैं, ठीक है, अफीम की बात करते हैं। तो ओपियोइड्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिक से लिखा है मैंने, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये एक नार्कोटिक्स है। नार्कोटिक समझते हो, नशीले पदार्थ, ठीक है, जिनको नशे में हम यूज करते हैं, जिनको एक नशे नार्कोटिक्स की एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें इंक्लूड होते हैं ये, ठीक है। तो ये नार्कोटिक्स हैं, नंबर 1 नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, इनको नार्कोटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है, पहला, ठीक है, पहला। दूसरा सेडेटिव होते हैं, जैसे वो डिप्रेजेंट थे, ये भी लाइक डिप्रेजेंट या सेडेटिव कह सकते हो, आपको सेड कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, सिस्टम को शांत कर देते हैं, ठीक है। सेडेटिव है मतलब डिप्रेजेंट है, एक ही बात है।
टर्म कहीं पूछा गया था इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, ठीक है। एनाल्जेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ऐसी कौन सी ड्रग है जो बेहतरीन पेन किलर है, ठीक है। आप बोलोगे ओपियोइड्स, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है, जो उस जमाने में लड़ाइयां होती थी राजा महाराजा की, तुम्हें क्या लगता था कि डॉक्टर चलते थे अपना बॉक्स लेकर के कि इसको भाई इसको, ठीक है, पैरासीटामोल देना है, कि इसको आइब्यूजेसिक देनी है या आइब्यूब्रोफिन देनी है, XYZ, ठीक है। आप समझ, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस समय क्या होता था, उस समय वैद्य होते थे, जब युद्ध होते थे तो बैलगाड़ियों के अंदर, ठीक है, ओपियम पोपी के पोटले बांध बांध के डाल दिए जाते थे। फिर युद्ध के मैदान में जब भाले और तलवारें लगती थी सैनिकों के, दर्द होता था, तो यही वैद्य क्या करते थे, इस ओपियम पोपी को कूट कूट के उसका लुगदी बनाते थे, घाव पे लगाई जाती थी, और इनका अर्क बनाया जाता था जिसको पिलाया जाता था, आप समझ रहे हो, जिससे कि वो रिलैक्स होते थे। इट इज अ नेचुरल पेन किलर, ठीक है। अगर किसी के घर में ऐसा कोई केस है जिनको रूटीन से, जैसे मेरी मदर को नी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनको पर डे मेडिसिन खा, 2 3 मेडिसिन रोज खाते थे, तो इससे बॉडी पर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते थे। तो एक एम्स के डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि आप नेचुरल पेन किलर दो उसको, इनको, ठीक है। मैंने मिल जाएंगे मार्केट में, उन्होंने हाँ मिल जाते हैं, तो मार्केट में मिलते हैं। नेचुरल पेन किलर का मतलब है लाइक ओपियोइड्स, इन्हीं के डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको, ठीक है। तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आप रूटीन आप बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उनके साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं तो आप आर्टिफिशियल पेन किलर लोगे तो उससे किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करो, ये बढ़िया है। तो समझ में आ गया, बेहतरीन एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब है पेन किलर होते हैं, बेहतरीन पेन किलर एनाल्जेसिक, ओपियोइड्स। और यूफोरिएंट हैं, इसलिए ड्रग्स में आते हैं। यूफोरिएंट का मतलब है जिससे सुखद एहसास, आपको फील अच्छा आता है, मजा आता है, वो क्या है बेटा, यूफोरिएंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नारकोटिक्स की लिस्ट में ये आते हैं, सिस्टम को डाउन करते हैं, इसलिए सेडेटिव या डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, बेहतरीन पेन किलर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूफोरिएंट होते हैं, तभी ड्रग्स की लिस्ट में है, मतलब मजा दिलाने वाले यूफोरिएंट, एहसास, अच्छा सा एहसास, ठीक है। कहां से आइसोलेट करते हो, एक ही प्लांट है, अभी बताया था, ओपियम पोपी। नाम क्या है, पपाइवर सोमनीफेरम, पपाइवर सोमनीफेरम। एनसीईआरटी में डायग्राम छाप रखा है पपाइवर सोमनीफेरम का, ओपियम पोपी का। तो किससे आइसोलेट करोगे इसको, ओपियम पोपी से आइसोलेट करोगे, पपाइवर सोमनीफेरम से आइसोलेट करोगे इसको, समझे। ओपियम पोपी या पपाइवर सोमनीफेरम, ठीक है। आइसोलेट फ्रॉम ओपियम पोपी एंड पपाइवर सोमनीफेरम। अच्छा, जब हम इसको आइसोलेट करते हैं इन ओपियोइड्स को, तो इसमें कितने एल्किलॉइड्स मिलते हैं भाई। प्लांट के एक्सट्रैक्ट में क्या होगा भाई, डिफरेंट टाइप के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उनमें एक एल्कलॉइड्स भी होते हैं। तो लगभग 20 टाइप के एल्कलॉइड्स इस ओपियम पोपी के एक्सट्रैक्ट, उसके अर्क, उसके रस में होते हैं, 20 टाइप के एल्कलॉइड्स, ठीक है। तो हमने कहां से आइसोलेट किया, पपाइवर सोमनीफेरम की लेटेक्स से, समझाऊंगा कैसे। कितने एल्कलॉइड्स होते हैं, 20 एल्कलॉइड्स होते हैं। इनके डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, इन 20 एल्कलॉइड्स में से मेन एल्कलॉइड्स कौन से हैं जो हम यूज करते हैं, समझो मेरी बात, ठीक है। वो मेन एल्कलॉइड्स कौन से हैं जो हम यूज करते हैं, देखो समझाता हूं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम मत भूल जाना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम भूलना नहीं है, समझे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम भूलना नहीं है। ये किसका डायग्राम है, ये मॉर्फिन का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओपियम पोपी का हम क्या निकालते हैं, इसका ओपियम पोपी का हम, ये दिख रहा है आपको, उसका फ्रूट, इसका फ्रूट लेते हैं, इसकी लेटेक्स, बार्क, लेटेक्स निकालते हैं। उस लेटेक्स के अर्क से मिलते हैं हमें एल्कलॉइड्स। उसमें मेन एल्कलॉइड्स कौन सा है, इसका मॉर्फिन। मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, उसमें मॉर्फस था, याद आया। तो मॉर्फिन बहुत मेन डेरिवेटिव होता है इसका, तो ध्यान रखना है आपको। ओपियम पोपी की लेटेक्स, ये इसकी अर्क, इसकी जो आउटर छाल होती है, इससे हम निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मत भूलना, पुरानी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला गलत है, नई एनसीईआरटी ने इसको अपडेट कर रखा है, आप समझ रहे हो। मैं एक वीडियो और देने वाला हूं, ठीक है, आपको कल परसों के अंदर, जिसमें मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि अब क्या क्या अपडेशन हुए हैं एनसीईआरटी में, एनटीए ने क्या किया है, पूरा कंक्लूजन विद एविडेंस, ठीक है, वो देने वाला हूं आपको 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। बेहतरीन, एक एक जो आपके डाउट्स आ रहे हैं ना आज की डेट में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। चलो,
तो एक बार समझ में आई बेटा कि ये क्या है बेटा, तो ध्यान रखना है पुरानी एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं था, गलत था, नई एनसीईआरटी ने इसको अपडेट किया है। क्लियर है बिल्कुल, तो ध्यान रखना इसका अपडेशन क्या है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अपडेशन है। अब जो नई एनसीईआरटी आने वाली है उसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा, और एनटीए ने किसकी चीज को कहां उठाया, क्या लिया है, क्या किया है, सारी सब चीजें मैं कंपाइल करूंगा विद एविडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे मॉर्फिन। इन 20 एल्कलॉइड में से मेन एल्कलॉइड कौन सा है? मॉर्फिन। अभी दिखाया था ना मैंने मॉर्फिन का डायग्राम, ठीक है, मॉर्फिन का डायग्राम दिखाया था। और मॉर्फिन को कहां से आइसोलेट करते हैं? ओपियम, पोपी, पपाइवर, सोमनी, फेरम। ओपियम पोपी से आइसोलेट करते हैं, ठीक है, उसकी लेटेक्स से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। कितने एल्कलॉइड्स मिले थे हमें? 20 मिले से। मेन एल्कलॉइड कौन था? मॉर्फिन, मॉर्फस, ठीक है। तो मॉर्फिन तो बच्चे जानते भी हैं, ठीक है। तो एक बेहतरीन एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, बेहतरीन एनाल्जेसिक, ठीक है। कितना भी दर्द हो रहा हो मॉर्फिन ले लो, एकदम पेन किलर का काम करेगी, रिलैक्स कर देगी आपको। मेन एल्कलॉइड मॉर्फिन है इसका, ठीक है, ओपियम पोपी का। बेहतरीन एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक, समझ में आया? बेहतरीन एनर्जेसिक है, दर्द निवारक। तो ध्यान रखना है आपको। पर एक साइड इफेक्ट है, अगर आप मॉर्फिन खाओगे ना तो इसके रिसेप्टर ब्रेन में तो होते हैं पर गट में भी होते हैं। अगर मॉर्फिन खाओगे तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, और ऐसे इंसान जो मॉर्फिन बहुत ज्यादा लेते हैं वो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन समझ में आ गया ना, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन किसको लीड करता है? पाइल्स को लीड करता है, बवासीर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, आ गया होगा ना बेटा। तो क्या होता है अभी बताया मैंने, मेन डेरिवेटिव इसका मॉर्फिन है, और मॉर्फिन एनाल्जेसिक होता है। इसके रिसेप्टर कहां कहां होते हैं? ब्रेन में भी होते हैं और गट में भी होते हैं। गट में होने से क्या होता है, अगर आप मॉर्फिन ज्यादा खा रहे हो तो पेरिस्टालसिस आपकी स्लो हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? पेरिस्टालसिस स्लो होने से कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, खाना आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगी, मोशन नहीं आएंगे, और दम लगाओगे पर वो नहीं आएगी, कोई और आएगी। वो क्या होगी? रेक्टल वेन बाहर आ जाएंगी, ब्लीडिंग हो जाएगा, इसको पाइल्स बोलते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है, एनाल्जेसिक, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन एंड गट, ओके। समझ में आ गया होगा, समझे या नहीं समझे? समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। चलो मॉर्फिन का कंसेप्ट क्लियर है। अगर बेटा हम मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं, अगर हम मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं तो बनती है कोडीन। अगर हम मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं तो बनती है कोडीन, ठीक है। तो मॉर्फिन का हमने मिथाइलेशन कर दिया, और मिथाइलेशन करने से हमें क्या मिल जाएगी? कोडीन मिल जाएगी। क्लियर बिल्कुल। तो मॉर्फिन का मिथाइलेशन करने से कोडीन मिलती है, और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दो या डाइएसिटाइलेशन कर दो तो बनती है हेरोइन। हीरोइन नहीं बोला मैंने, हेरोइन। तो मेन डेरिवेटिव तो आपका मॉर्फिन है, भूलना नहीं है कभी। मेन तो मॉर्फिन है जो बेहतरीन एनाल्जेसिक है, और उसके रिसेप्टर हमारे ब्रेन के साथ साथ गट में भी होते हैं। ज्यादा मॉर्फिन खाओगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाओगे, ये कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो एक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अगर हम लैब में मॉर्फिन को रखते हैं, मेन तो मॉर्फिन ही है, उसका मिथाइलेशन कर देते हैं। अगर मिथाइलेशन कर देंगे क्या बन जाएगी? कोडीन। और गवर्नमेंट ने कोडीन को परमिशन दे रखा है, आप ड्रग्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्रग्स जैसे आपने जितने भी कफ सिरप देखे होंगे, कफ सिरप, तो कफ सिरप के अंदर कोडीन होती है। कफ सिरप के अंदर कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप आते हैं, पढ़ना, उसमें कोडीन होती है बहुत सारे कफ सिरप के अंदर। तो कोडीन जो होता है, तभी कोडीन कंटेनिंग कफ सिरप ज्यादा पियोगे तो आप को कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि कोडीन भी तो मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है, यानी कोडीन के रिसेप्टर भी ब्रेन और गट में दोनों में होंगे कोडीन के। समझ में आ गया? तो मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है। अगर मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर देंगे तो कोडीन बनती है, और कोडीन को कफ सिरप में यूज करते हैं, तो इस पर बैन नहीं है, इसको गवर्नमेंट ने परमिट कर रखा है, क्योंकि एडिक्टिव इफेक्ट नहीं है। एडिक्टिव मतलब एडिक्शन, समझ रहे हो? तो इसलिए ये परमिटेड है, ठीक है। इसको मिथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, क्योंकि मॉर्फिन का आपने मिथाइलेशन कर दिया, यूज्ड इन कफ सिरप मैंने लिख दिया, आपको याद रहेगा कोडीन, ठीक है। अब देखना मार्केट में
आजकल कफ बड़ा कॉमन हो गया है, खांसियां हो रही हैं लोगों को, गले में इन्फेक्शन हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन। तभी कहता हूँ इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखो, ठीक है। गर्म पानी से गरारे करते रहो, गर्म पानी पियो इन दिनों, ठीक है। हल्दी और नमक के गरारे करो, ठीक है, स्टीम ले सकते हो, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर खाओ, विटामिन सी, ये सब चीज़ें करो। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी से आप एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। पर ध्यान रखो बेटा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान की जरूरत है, ठीक है। तो मॉर्फिन समझ में आ गया, मेन डेरिवेटिव है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसका मिथाइलेशन कर देंगे, कोडीन बन जाएगा। अगर हम मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करते हैं, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करते हैं तो हेरोइन बनती है, समझ रहे हो, हेरोइन बनती है। और जब हेरोइन बनती है ना तो बचा हुआ जो कचरा होता है, क्रूड बच गया जो काम में नहीं आया। सोचो हेरोइन कितनी महंगी होती है, जरा सी हेरोइन करोड़ों रुपए की आती है, समझना मेरी बात, ठीक है। और जब हेरोइन बनती है तो जो कचरा बचता है उससे बनती है स्मैक। तो स्मैक हेरोइन का ही डेरिवेटिव है, समझ रहे हो, हेरोइन से ही स्मैक बनती है। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर होती है, ऑर्डर लेस होती है, एनसीईआरटी में दे रखा है। स्मैक व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर होती है हल्की सी, और ऑर्डर लेस होती है, ठीक है। ध्यान रखना, स्मैक इट इज अ बाई प्रोडक्ट, इसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, इसको हम ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। जब हेरोइन बनाते हैं तब कचरे से बनती है। सोचो आपने मूवीज में देखा होगा कि ब्राउन शुगर की स्मगलिंग हो रही है, ठीक है। ब्राउन शुगर इतनी महंगी है तो हेरोइन कितनी महंगी होगी भाई, ब्राउन शुगर इतनी महंगी होती है, ठीक है, जो कचरे से, हेरोइन के कचरे से बन रही है, तो हेरोइन कितनी महंगी होगी अंदाजा लगाओ, ठीक है, समझे, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है आपको, मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है, कोडीन, हेरोइन और स्मैक की अगर बात करते हैं यहां पर, तो हेरोइन जब बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट से स्मैक मिल जाती है, ठीक है। तो मेन डेरिवेटिव हो गई, कोडीन हो गई, हेरोइन हो गई, स्मैक हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। कोडीन कैसे बनती है, मिथाइलेशन से। हेरोइन कैसे बनती है, डाइएसिटाइलेशन से, ठीक है, डाइएसिटाइलेशन से। चलो ठीक है, स्मैक का फॉर्मेशन हो गया। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर होती है, ऑर्डरलेस होती है, ओके। अब वापस आते हैं, एनाल्जेसिक है, रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन और गटमेस के रिसेप्टर होते हैं, ब्रेन और गटमेस के रिसेप्टर होते हैं, पहली बार समझा चुका हूं। इसलिए कोडीन सिरप ज्यादा पियोगे तो कोडीन सिरप के रिसेप्टर भी कहां होते हैं, ब्रेन और गट में, ठीक है, ये बता दिया मैंने। हाँ, हेरोइन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन बोलते हैं, ठीक है। स्मैक प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन, हेरोइन से ही बन रही है, ब्राउन शुगर बोलते हैं। लेते कैसे हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं लिख दिया, बाय स्नॉटिंग या इंजेक्शन। दम मारो दम मिट जाए गम, मूवी देखी होगी उसमें, ठीक है, ये दम मारो दम फूलों का तारों का सबका कहना है, ये सब बड़ा फेमस मूवी थी, ठीक है, उस जमाने की। नाम बताना मूवी का क्या है, ठीक है। वापस कहते हैं, ठीक है, समझो मेरी बात। तो वो क्या करते हैं, सिरिंज यूज करते हैं, मूवी में दिखाया है, हल्का सा एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सिरिंज में लेते हैं, हल्का सा इसने पंच किया उसको दे दिया, उसने पंच किया उसको दे दिया, उसने पंच किया। तभी तो ऐसे लोगों को क्या हुआ था, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हो या स्नॉटिंग, ठीक है, इसको सूंगा ऐसे भी लेते हैं लोग, स्नॉटिंग करके, ठीक है, हथेली पर थोड़ा किया ऐसे ऐसे, समझ में आया। अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे ना, 99% लोग ड्रग एडिक्ट हैं, 99%, उनको हम अपना हीरो बना लेते हैं, ठीक है। मतलब ड्रग का पागलपन हो गया है, ड्रग एडिक्शन इतना तगड़ा हो गया है, मर जाएंगे, ड्रग्स नहीं मिलेगी उन लोगों को तो, ठीक है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, मिथाइल मॉर्फिन प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन, ब्राउन शुगर टेकन बाय स्नॉटिंग या इंजेक्शन, स्नॉट, ठीक है। कई न्यूज चैनल पे भी देखा है मैंने, कई लोगों ने डिफरेंट तरीके से स्नॉटिंग करते हैं, ठीक है, पता नहीं जेब में हाथ डाला किया, ऐसे करके स्नॉटिंग कर ली, क्योंकि मर जाएंगे, इनको अगर नहीं मिलेगा ना तो उनकी समझ हालत खराब हो जाएगी, ये हालत है उनकी, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। वापस आओ, तो स्नॉटिंग या बाय इंजेक्शन, यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, स्नॉटिंग या बाय इंजेक्शन, यहां तक क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, सेकंड हमने बात की किसकी, ओपियोइड्स। क्या होते हैं ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक होते हैं, ठीक है, मतलब पेन किलर होते हैं, सेडेटिव डिप्रेसेंट तो होते ही हैं, ठीक है, साथ साथ में यूफोरिएंट होते हैं। क्लियर है बिल्कुल, सर क्लियर है।
तो बेटा कहां से आइसोलेट करते हैं ओपियोइड्स को? ओपियम पोपी, पापावर सोमनीफेरम, ओपियम पोपी लिख दिया है हमने, पापावर सोमनीफेरम ओपियम पोपी लिख दिया है हमने, ठीक है। कितने एल्कलॉइड्स होते हैं? 20 एल्कलॉइड्स होते हैं। इसमें मेन एल्कलॉइड कौन सा है इसका? मॉर्फिन, जो बेहतरीन एनाल्जेसिक है, पर साथ साथ में एनाल्जेसिक के साथ साथ में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसके जो रिसेप्टर होते हैं ब्रेन और गट में होते हैं, तो पेरिस्टालसिस स्लो हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन बन जाएगा, डाइएसिटाइलेशन कर दोगे हेरोइन बन जाएगा। हेरोइन का बाई प्रोडक्ट जो होता है कचरा जो बचा, वो ब्राउन शुगर है, स्मैग। इंजेक्शन या स्नॉटिंग के थ्रू उसको आप इनटेक करते हो। व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ऑर्डरलेस होती है, बेटर कड़वी होती है, इसलिए मुंह से नहीं ली जा सकती। समझे? कैसे पागल लोग हैं आप, पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। इसका डायग्राम नहीं बोलोगे कभी, और स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो ये हो गया ओपियम की बात। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आता है स्टूमुलेंट्स, उत्तेजक, उत्तेजना ला दें, ठीक है। नहीं, कॉफी क्यों पीते हो? कॉफी एक बेहतरीन स्टूमुलेंट है। देखा होगा आजकल मैंने बच्चों से पूछा है कि एग्जाम से पहले सर एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक? मर जाओगे एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक कुछ भी नहीं है यार, वो पानी है, ठीक है, जो 100 रुपए से ऊपर की महंगी मिलती है, पानी है, ओनली वाटर, जिसमें कह सकते हो कुछ मिक्स है, लाइक कोकेन, लाइक कोकेन। आप समझ रहे हो? जो एक बेहतरीन स्टूमुलेंट का काम करती है, पर इसका सबसे खतरनाक क्या है? इसका एडिक्शन। आज आप लोगे तो कल शरीर कहेगा कि तभी मैं एक्टिव होऊंगा जब तू मुझे वो पिला। समझ रहे हो ना? फिर पियोगे तब एक्टिव होगा, फिर आप और डीएक्टिवेट हो जाओगे, यानी आपकी बॉडी डिपेंड हो जाएगी उसके ऊपर। और समझ में आ गया, ये खतरनाक चीजें हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट उन चीजों को बैन करती है जो एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर उससे डिपेंडेंसी बढ़ती है, और डिपेंडेंसी डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम बढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं यार आगे जाकर के पूरी बॉडी को, ब्रेन को, सबको खराब करते हैं, ठीक है। बच के रहो इनसे जितना ही बढ़िया है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा स्टूमुलेंट, कोकेन, कोका या क्रैक बोलते हैं इसको। कोकेन बोलो, कोका बोलो, क्रैक बोलो। पहला हमारा एग्जांपल कोकेन ही है इसका, ठीक है, स्टूमुलेंट्स की। कहां से आइसोलेट करते हैं? कोका प्लांट से आइसोलेट करते हैं। कोका प्लांट, क्या नाम है इसका बॉटनिकल नेम? एनसीईआरटी में दे रखा है इरेथ्रोजाइलम कोका। समझना मेरी बात, ठीक है। कहां का नेटिव है? साउथ अमेरिका का नेटिव है, साउथ अमेरिका का नेटिव है, साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। इरेथ्रोजाइलम कोका, कोका प्लांट, इसलिए इससे निकलने वाली सब्सटेंस को हम कोकेन या क्रैक, समझ रहे हो, या कोक टर्म यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। कोक, क्रैक या कोकेन। समझ में आया? क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में भी रखा है, नेटिव कहां का है? साउथ अमेरिका, ये पूछा गया है, साउथ अमेरिका। अच्छा, इसको लेते कैसे हैं? जैसे मैंने बताया ओपियम पोपी में जो स्मैक मैंने पढ़ाया, कैसे लेते हैं? बाय स्नॉटिंग, बाय स्नॉटिंग या इंजेक्शन के थ्रू, क्योंकि बिटर होती है, बहुत कड़वी होती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको कैसे लेते हैं? बाय, ठीक है, इसको भी स्नॉटिंग, स्नफिंग होगा उसमें, स्नफिंग है, स्नॉटिंग है, स्नॉटिंग है। इसको भी स्नॉटिंग की तरह ही लेते हैं, स्नॉटिंग, ठीक है। सूंघ नहीं आती है, ठीक है। आप समझ रहे हो? जब नेट पे सर्च मत करना, जो नेट पे इन चीजों को सर्च करता है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। गूगल को शक के दायरे में रखता है, भाई ये लेता होगा, ठीक है। समझ में आया? तो स्नॉटिंग, स्नॉटिंग के थ्रू ही इसको ले सकते हैं। ये क्या है? यूफोरिएंट है, एनर्जी को इंक्रीज करती है, एक लौता स्टूमुलेंट है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लो तो ये हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी साइकोट्रोपिक होता हुआ अगर ज्यादा ले लोगे तो साइकेडेलिक का इफेक्ट दिखाएगा। स्टूमुलेंट होता हुआ आपको दृष्टि भ्रम क्रिएट कर देगा। ये एक लौता सब्सटेंस है। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा ऐसा स्टूमुलेंट है हाई डोज के अंदर वो, ठीक है, साइकेडेलिक की तरह या हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट की तरह वर्क करता है? वो कोकेन ही है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एक्सेसिव डोज दोगे तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा, दृष्टि भ्रम, ठीक है, लाइक ए साइकेडेलिक, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट तो समझ में आ ही गए, आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। कोकेन, कोका या क्रैक बोलते हैं। इरेथ्रोजाइलम कोका प्लांट से इसको आइसोलेट करते हैं, जो, ठीक है, साउथ अमेरिका का नेटिव है। स्नॉटिंग से लेते हैं सेम उसी की तरह। यूफोरिएंट है, एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, इसलिए एनर्जी ड्रिंक में भी यूज करते हैं। कैसे बढ़ाता है मैकेनिज्म बताऊंगा पूरी की पूरी, ठीक है। और एक्सेसिव डोज दे दोगे तो ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा। ओके, चलो
अब स्टिमुलेंट्स की बात कर रहा हूं, समझना मेरी बात, ये करते क्या है, ये स्टिमुलेट करते हैं, यही रेट्रोजालम कोका, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्या करके, बाय इंटरफेरेंस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। याद आ गया होगा डोपामाइन, आपके ब्रेन में डोपामाइन यूफोरिएंट का काम करता है, जितना डोपामाइन ज्यादा निकलेगा उतना आपको अच्छा सा एहसास होगा, बेहतरीन, डोपामाइन निकालो डोपामाइन निकालो, आप बस मजा आ जाएगा। तो अब क्या होगा, समझो मेरी बात, कैसे बढ़िया काम करता है ये। जैसे आपके ब्रेन से डोपामाइन निकला, डोपामाइन निकला, अब डोपामाइन तुरंत ही वापस कहां चला जाएगा, अंदर आ जाएगा, वापस अंदर आ जाएगा इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या काम करेंगे, डोपामाइन को वापस अपटेक कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे। ये यहां से आया, ये ट्रांसपोर्ट आया, ये अंदर आ गया। पर अगर मैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ही ब्लॉक कर दूं, रीअपटेक ना होने दूं, वो कब होगा, अगर मैं आपको कोकेन दे दूं, तो कोकेन क्या काम करेगी, ये कोकेन इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगी। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक करने से क्या होगा, डोपामाइन यहां पर भर गया, ये वापस अंदर नहीं आ पाएगा, यानी डोपामाइन जो यहां भर गया, एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकला था, भर चुका है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वापस एंटर नहीं कर पाएगा, इसका रीअपटेक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर कोकेन इंक्रीज डोपामाइन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामाइन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोकेन क्या काम कर देगा, इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा। तो कोकेन अगर आपको खिला दी जाए तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ब्लॉक हो जाएंगे, डोपामाइन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाएगा और रिसेप्टर से टकराता रहेगा और आपको अच्छा सा एहसास होता रहेगा लंबे टाइम के लिए। यही तरीका है आपको स्टिमुलेट करने का, हर समय, समझ रहे हो, हर समय आपको स्टिमुलेट करता रहेगा, इसलिए इसको स्टिमुलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझ में आ गया, स्टिमुलेंट जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डोपामाइन के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के संग कहीं ना कहीं, ठीक है, छेड़छाड़ करता है, उनको ब्लॉक कर देता है बाय इंटरफ्रेंस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, इंटरफ्रेंस क्रिएट कर देता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, रीअपटेक नहीं हो पाता, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामाइन का लेवल बढ़ा रहता है, जिससे स्टिमुलेशन मिलता रहता है और आपको अच्छा सा एहसास होता रहता है, ठीक है। यही तरीका है रेट्रोजालम कोका का। समझ में आ गया, चलो एक बात समझ में आ गई स्टिमुलेंट में। इसके अलावा दूसरा एनसीईआरटी ने स्टिमुलेंट क्या दे रखा है, टोबैको, तंबाकू, समझ रहे हो। मैंने बताया था ना, मेरे घर का ही अपना रियल केस कि एक गल्ला मंडी थी, गल्ला मंडी से हम लोग भाई उस समय तो आटा पिसा हुआ तो लेते नहीं थे, अपने हिसाब से पिसवाया जाता था मोटा आटा, ठीक है। तो गेहूं खरीदे जाते थे और गेहूं रखवाए जाते थे घर में, जब आटा पिसना होता था तो फ्रेश एकदम थोड़ा सा गेहूं जाता था चक्की पर, पिस के आ जाता था। तो 5 बोरी गेहूं हमने ऑर्डर कर रखा था, तो एक टांगा गाड़ी थी, उसमें हमने कहा था फर्स्ट फ्लोर पर जीने चढ़ करके ऊपर चढ़ाना है आपको इनको। तो ठीक है भाई, ऑर्डर कराए थे, तो एक बच्चा तांगे गाड़ी को लेकर के आया, ठीक है, मैं भी छोटा ही था उस समय, ठीक है। तो मैंने कहा भाई वो कहाँ है ऊपर चढ़ाने वाले, और उतारेगा कौन, हो जाएगा साहब, हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे दिक्कत हो रही थी भाई कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो थोड़ी देर में उसने मुझसे कहा कि कोई गुटके मंगाए, 1-1 रुपए गुटके आते थे, तो पापा ने 5 रुपए दिए, तो मैं गया गुटके लेने के लिए, तो उसने 5 रुपए के 5 गुटके दे दिए दुकानदार ने, मैंने उसको दे दिए, तो मुस्कुराया, वो 1 मंगाया था 5 मिल गए, ठीक है। उसने फाड़ा, एक दूसरा फाड़ा, दूसरा 2 मुंह में डाल लिए एकदम, और मुंह में गुटके डालते ही अचानक से उसने क्या किया, कुछ फील किया, समझना मेरी बात, समझा रहा हूं, पर समझो। एक गमछा डाला इस तरीके से और उठा करके बोरी को लिया, टेका, खींचा, लगाया और चढ़ा के वो चला दिया। वो तेरी, मैंने कि इस गुटके, इस पाउच में क्या था यार, एक पाउच खाते ही उसके अंदर ये क्या था, क्या इसके अंदर, ठीक है। समझने की कोशिश करना मेरी बात। तो एक्चुअल में मैं बात की बात बता रहा हूँ, जब मैं एक ट्रेन में जा रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें खाने को नहीं मिलता, हम काम बहुत करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त ने कहा ये खा लिया कर तो तुझे नींद नहीं आएगी, तू काम ज्यादा कर पाएगा। पर आज की डेट में ये हो गया, पहले मैं घर वालों के लिए कमाता था, आज मैं इसके लिए कमाता हूँ, जैसे खाता हूँ, अगर नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हाईली लीथल है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक बार लत लग गई ना फिर छूटती नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, हाँ ये नहीं समझना कि यार ऐसा होने से ऐसा होगा, पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। क्योंकि अगर आप टोबैको खाते हो, तंबाकू, ठीक है, टोबैको, ठीक है, सीधी सी बात है, उसमें जो मेन
निकोटिन होता है, ठीक है। मेन इसका जो एल्कोलॉइड है वो निकोटिन है, ध्यान रखना। टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटिन होता है, निकोटिन एल्कोलॉइड होता है, ठीक है। अब इस टोबैको को आप, तंबाकू को आप वही नहीं खैनी चूना उठा के लेके रख लेते हैं, उसमें ले सकते हो, गुटखे की फॉर्म में खा सकते हो, सिगरेट की फॉर्म में ले सकते हो, बीड़ी की फॉर्म में ले सकते हो, समझ रहे हो, चिल्लम, ये बहुत सारे तरीके हैं, लेने के तरीके बहुत है, फ्यूम्स की फॉर्म में चबा करके, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, पर है उसमें टोबैको। समझ में आया? टोबैको करती क्या है? टोबैको आपकी बॉडी में जाती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। भाई एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन निकाल, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन निकाल। तो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जब निकलते हैं, ये स्टिमुलेंट है, पता ही आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के बीपी को बढ़ा देंगे, आपकी बॉडी में समझ रहे हो साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देंगे, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। कितने भी भूखे हो, ठीक है, और आपको अचानक से एनर्जी चाहिए, नहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो समझ रहे हो ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। जितना भी ग्लाइकोजन था उसको तोड़ना चालू कर देगा साइक्लिक एएमपी, और ये ग्लूकोज सीधा कहां आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बिना खाए पिए। समझ में आया? तो इससे ये बॉडी के लिए बहुत डेंजरस इफेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, पर मजबूरी है उन लोगों की, बेचारे उसने मुझे ट्रेन में एक सफर कर रहा था मैं, तो मुझे उसने एक बताया उस समय कि सर मैं ऐसी थी, ऐसी स्थिति थी, पूरी कहानी समझाई उसने मुझे। तो मैं थोड़ा शेयर भी मतलब सुनता भी हूँ, डिस्कशन भी होते हैं, तो मुझे रियलिटी बदलती है दुनिया की, एक्चुअल में रियलिटी क्या है। रियलिटी तब पता चलेगी जब आप एसी बॉगी को छोड़ करके जनरल बॉगी में सफर करोगे, तब आपको दुनिया की रियलिटी मालूम पड़ेगी। आप समझ रहे हो? और मैं कहता हूं कि असली राजा वो होता है जो वाकई में प्रजा के बीच में रहे और वाकई में प्रजा के दुख सुख को खुद फील करे, तब समझ में आता है कि हाँ यार ये सही लीडर है, क्योंकि वो समझ पाएगा रियलिटी क्या है। घर में बैठे बैठे राज करना, समझ रहे हो ना, कोई रियलिटी का काम नहीं है, ठीक है, उसको वास्तविकता पता ही नहीं चलेगी। तो रियलिटी तो यही है यार, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली ऐसे लोगों से सफर करते 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 करते, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता था, वो मुझे शेयर करते थे, फिर मैं वो बच्चों को शेयर करता था जाकर के क्लास में कि आज ये चीज सीखी, ये चीज मैंने पता की, आज ये मालूम पड़ा मुझे। तो इसकी भी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि उन कहानियों को छेड़ूं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये वाली बात, कि एक तरीके से मजबूरी में लोग खाते हैं, पर वो एक लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। फिर वो खाते इसलिए थे, स्टार्ट की कि परिवार के लिए कमा पाए, फिर समस्या ये हो जाती है कि वो उस तंबाकू के लिए कमाते हैं, ठीक है, परिवार के लिए तंबाकू लेंगे, वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ये इसका साइड इफेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। तो समझ में आ गया कैसे ले सकते हो आप इसको? भाई स्मोक कर सकते हो, च्युइंग कर सकते हो, स्नफिंग कर सकते हो। स्नफिंग फ्यूम, हुक्का चिलम नहीं, हुक्का चिलम आप सूंघ कर, स्नॉटिंग का मतलब होता है ऐसी रगड़ा मारा, स्नॉटिंग कर ली, या नहीं लोग नोट में डाल के पता के तरीके होते हैं। और स्नफिंग फ्यूम्स की फॉर्म में, फ्यूम्स की फॉर्म में भी ले सकते हो, स्नफिंग कर सकते हो। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और स्टिमुलेट करेगी तो क्या क्या निकलेगा इससे? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक सब चीजें बढ़ जाती हैं। हाँ, साइड इफेक्ट क्या है भाई? ये लंग कैंसर कर देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपो माने कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाने से, बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से परमानेंट बाइंडिंग कर लेती है, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा, माउथ कैंसर हो जाएगा, इंसान की डेथ हो सकती है। माउथ कैंसर, लंग कैंसर, हाइपोक्सिया, ये बड़ी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? टोबैको का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लास्ट जो स्टिमुलेंट है वो एम्फिटामिन है। एम्फिटामिन ये सिंथेटिक ड्रग होते हैं, ठीक है। मैंने शायद आपको कभी कहानी सुनाई हो, ठीक है, रशिया वाली, आपने, अब तो मूवी भी आ चुकी है इसके ऊपर, ठीक है, कि एथलीट्स थे, उनको रशिया के अंदर, ठीक है, उनको रशिया ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, उसको गोल्ड मेडल चाहिए थे, ठीक है, ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक गेमों के अंदर। तो वहाँ उनके जो एथलीट्स थे उनका एक किसी से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने एथलीट्स की जो मिल्क आता था उसके अंदर इस एम्फेटामिन को मिलाना चालू कर दिया, तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ना चालू हो गई बिना भूख प्यास के। ये एंटी हंगर, एंटी स्लीप, सुपरमैन ड्रग बोलते हैं इनको। तो बॉडी के अंदर एक उसकी साइक्लिक एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये तो बॉडी का पावरफुल सिस्टम है, इनको अगर कोई स्टिमुलेट करेगा तो बस
समझ रहे हो ना मेरी बात, इंसान पावरफुल हो ही जाएगा कुछ पल के लिए। तो उन्होंने इस ड्रग को लेना चालू कर दिया, ठीक है। नो डाउट ड्रग को लेने से उनकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और नो डाउट उन लोगों ने काफ़ी ओलंपिक गेम, मतलब ओलंपिक गेमों में काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं। दुनिया बहुत चक्की थी आखिर यार, रशिया ने अचानक ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से इनकी एथलीट्स में इतना चेंज आ गया और उन्होंने मतलब इतने सारे गोल्ड मेडल जीत लिए। रशियन गवर्नमेंट को पता थी ये वाली बात, क्योंकि उनको ये भी पता था जो हमने इनको पिलाया है खिलाया है अब इनकी दर्दनाक मौत होने वाली है। तो उन्होंने कहा अगर दर्दनाक मौत जो होगी वो दुनिया के सामने आएगी तो मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे और हमारे गोल्ड मेडल भी छिन जाएंगे। तो क्यों ना इन सबको इकट्ठा किया जाए और एक एक्सीडेंट के थ्रू मरवा दिया जाए। मूवी देखी होगी आपने। तो उन सारे एथलीट्स को इकट्ठा किया गया था, उनको कहीं घूमने के लिए भेजा गया था एक प्लेन के थ्रू, ठीक है। और वो प्लेन क्रैश करा दिया गया था और सारे मारे गए थे, ठीक है। बट 2 लोग थे जो उस दिन उस प्लेन में नहीं चढ़ पाए थे, 2 लोग थे। तो भाई ये चीज कहानी चली, तो एक जर्नलिस्ट था, वो पागलपन था उसके अंदर, उन्होंने यार ऐसा कैसे हो सकता है कि रशिया ने इतने गोल्ड मेडल जीते और उनमें से एक भी जिंदा नहीं है, सारे मारे गए प्लेन क्रैश में, ऐसा कैसे हो सकता है यार। उसने ढूंढा कि उस प्लेन में कितने लोग गए थे, क्या सारे गए थे या कुछ रह गए थे, तो उसको सुराग मिल गया 2 लोग उस प्लेन में नहीं चढ़े थे। वो कौन थे उन्होंने पता लगाया, ठीक है। ढूंढना चालू किया पर वो मिले नहीं, वो ढूंढते रहे, नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले, वो लगे रहे, हार नहीं मानी उन्होंने बस। तो एक दिन उनका सुराग मिला, वो अंडरग्राउंड थे, ठीक है। जब मिले तब पता चला कि उनकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी, बहुत गंदी स्थिति हो चुकी थी। उन्होंने आप छुप क्यों गए, उन्हें हम इसलिए छुप गए क्योंकि हमें पता चल गया था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, सबको गवर्नमेंट मरवाने वाली है और सब अंत होने वाला है, और उनको पता चल जाता कि हम लोग बच गए हैं तो हमें वैसे मार दिया जाता। तो हमें डर था इसलिए हम अंडरग्राउंड हो गए, पर हम पता नहीं एक बीमारी से ही मरने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो समझ में आए बीमारी कैसे हुई, तब उन्होंने बताया कि हमें कुछ दूध दिया गया था, मिल्क था, उसमें कुछ चीजें थी जिससे धीरे 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 हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती गई, पर वो एक स्लो पॉइजन था जिसकी वजह से आज हमारी दर्दनाक मौत होने वाली है। समझ रहे हो ना, जो भी था लास्ट में उनकी डेथ हो गई होगी, पर कंक्लूजन ये था, इसके ऊपर मूवी बनाई गई, ठीक है। आजकल देखा होगा कि आपने कि कोई फिल्म स्टार या छोड़ो, ठीक है, क्रिकेट तो सभी देखते हैं, क्रिकेट में फलाने ने ड्रग ली, ठीक है, उस ड्रग को लेकर के बॉल स्टेडियम पार, या बॉलर ने खतरनाक बॉलिंग की, बैट के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सब क्या है, ये सब लाइक एम्फेटामिन, ये ड्रग्स होते हैं, डोप टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये सुपरमैन ड्रग होते हैं, सिंथेटिक ड्रग होते हैं, सुपरमैन ड्रग बोलते हैं, एंटी स्लीप एंटी हंगर ड्रग होते हैं, डोप टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है इनको, ठीक है। इनको एम्फेटामिन कहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है एम्फेटामिन। तो एनसीईआरटी के एक एक टर्म को खोल खोल के समझा रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से चैप्टर समझ में आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद कह रहा हूं, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, ओके। चलो, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। फिर से बोल रहा हूं मैं, पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं साइकोट्रोपिक मूड अल्टरिंग ड्रग, जिसमें 3 चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। नंबर 1 हमने पढ़ा ट्रैंक्यूलाइजर, नंबर 2 पढ़ा हमने ओपियोइड्स, और नंबर 3 पढ़ा हमने स्टूमुलेंट्स। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है बिल्कुल। अब पढ़ेंगे हम साइकेडेलिक। साइकेडेलिक का मतलब है जो दृष्टि भ्रम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, दृष्टि भ्रम क्रिएट कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, एक के 4 नजर आते हैं, वो साइकेडेलिक है। तो बात करते हैं साइकेडेलिक। तो कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स साइकेडेलिक में हमें 4 चीजें पढ़नी थी। कैनाबिनॉइड्स पढ़ना था, धतूरा पढ़ना था, ठीक है, और एट्रोपा पढ़ना था, और एलएसडी पढ़ना था। तो पहला हम बात कर रहे हैं यहां पर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड्स, इट इज अ हेलुसिनोजेनिक, दृष्टि भ्रम करने वाला। कहां से आइसोलेट करते हैं, कैनाबिस सटाइवा, भांग, सुना होगा ना भांग, कैनाबिस सटाइवा। भाई भांग तो सब खाते हैं, समझ रहे हो, भाई होली आ रही है भाई, भांग तो चलेगी होली पर, और शिवरात्रि निकल के गई है, शिव जी पर भांग चढ़ाई जाती है, और भांग बहुत मतलब प्रचलित है। उस जमाने में भांग ही एक जरिया था नशे का, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाने वाली चीज थी, और गरीब लोग तो भांग ही की ऑप्शन है, भाई 10 रुपए में 5 रुपए में भांग का गोला मिल जाता है। अब भांग होती क्या है, कैनाबिस सटाइवा की लीव्स को, ग्रीन लीव्स को तोड़ करके उसको अच्छी तरीके से गोले बना दिए जाते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट को कुचल करके, ठीक है, लुगदी बना दी जाती है। भांग है, दूध में डाल के लोग पी लेते हैं, डिफरेंट तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, तो वही भांग है। तो हम भांग की बात कर रहे हैं, कैनाबिस सटाइवा की बात कर रहे हैं।
इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं, तभी तो दृष्टि भ्रम होता है। अब समझना इसमें क्या क्या आएंगे, समझने की कोशिश करना। भांग एक कॉमन चीज बता दी है मैंने। यहां आप मैरिजुआना पढ़ते हो, यहां आप भांग पढ़ते हो, यहां आप गांजा पढ़ते हो, यहां आप चरस पढ़ते हो, और अरबियन कंट्रीज में चरस को हम हशीश बोलते हैं, हशीश, ठीक है। अरबियन में नहीं, हशीश, ये अरबियन लैंग्वेज है, ठीक है, तो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो मैरिजुआना, भांग, गांजा, और गंजा नहीं बेटा, गांजा, ठीक है, और चरस। तो मैरिजुआना इट इज अ ड्राइड फ्लावर, भाई सूखे हुए फूलों से निकालते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका डेल्टा 9 THC होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स, डेल्टा 9 THC जो केमिकल निकलता है ना इससे, ठीक है, खतरनाक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है वो, ठीक है, डेल्टा 9 THC है। तो मैरिजुआना सूखा हुआ फ्लावर है, एक्टिव इंग्रेडिएंट डेल्टा 9 THC है। भांग सब जानते हैं, फ्रेश लीव होती है भांग, फ्रेश लीव, एकदम ताजी पत्ती, जो अभी होली पे यूज करने वाले हो। गांजा क्या होता है, इसी प्लांट की, समझना मेरी बात, इसी प्लांट का फ्लावर यूज, कैनाबिस सटाइवा का फ्लावर यूज करोगे ना तो फ्लावर में आपको मैरिजुआना मिलेगा। कैनाबिस सटाइवा की लीफ यूज करोगे तो भांग मिलेगी। कैनाबिस सटाइवा का आप फीमेल इनफ्लोरेसेंस यूज करोगे तो इससे आपको गांजा मिलेगा। और कैनाबिस सटाइवा के से आप रेजिन निकालोगे, रेजिन, कैनाबिस सटाइवा से क्या निकालोगे, रेजिन निकालोगे, तो आप इसको, इससे चरस मिलेगी, जिसको अरबियन कंट्रीज में हशीश बोलते हैं। एक ही प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, एक ही प्लांट है। कैनाबिस सटाइवा हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। कहां से आइसोलेट कर रहे हैं, कैनाबिस, समझ रहे हो, कैनाबिनॉइड्स को हम कैनाबिस सटाइवा से आइसोलेट कर रहे हैं। अब कैनाबिनॉइड्स प्लांट के अलग अलग पार्ट से, जैसे प्लांट का आप फ्लावर यूज करोगे तो आपको मैरिजुआना मिल जाएगा, उसका लीफ यूज करोगे भांग मिल जाएगी, फीमेल इनफ्लोरेसेंस यूज करोगे तो आपको गांजा मिल जाएगा, ठीक है। उसकी रेजिन यूज करोगे, गोंद जैसे निकलते हैं उसमें से रेजिन, तो आपको उससे चरस मिल जाएगी, और चरस को ही अरबियन कंट्रीज में हम हशीश बोलते हैं। ओके, तो ये सब हेलुसिनोजेनिक है, दृष्टि भ्रम क्रिएट करते हैं। तो ये तो कैनाबिनॉइड्स हो गया। अब दूसरा क्या याद रखना है, धतूरा, इनका तो बस नाम ही दे रखा है एनसीईआरटी में और डायग्राम दे रखा है, तो इतना पहचानना आना चाहिए जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। जैसे, अच्छा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में पुरानी में भी ठीक था, नई में भी ठीक है, ओके है, ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लीफ आप समझिए वो भांग की लीफ है, ये कैनाबिस सटाइवा की, ठीक है। अगला आता है LSD, लेसर्जिक एसिड, ठीक है, डाइइथाइलामाइड, LSD लेसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लौता है जो फंगस से आइसोलेट करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। कौन सी फंगस, कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरा। किस फंगस से आइसोलेट करते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा फंगस से हम इसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूं, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड LSD, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड LSD कहां से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। कौन सी फंगस, क्लेबिसेप्स परप्यूरा, क्लेबिसेप्स परप्यूरा, भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। चलो, तो LSD हो गया, बेहतरीन, खतरनाक, स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है। और इन सब में सबसे पावरफुल हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट पूछा जाए तो कौन, क्या लगाओगे, LSD, खतरनाक है। समझ गया ना मेरी बात। फंगस के जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं ना, उससे आइसोलेट करते हैं। कौन सी फंगस, क्लेबिसेप्स परप्यूरा। चलो, अब दो डायग्राम और देख लो। एक तो एट्रोपा बेलेडोना, इंडिया में तो देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ये दिख रहे हैं फ्रूट्स इसके, ये खतरनाक हेलुसिनोजेनिक होते हैं। हाँ, अपनी इंडिया के अंदर ये दिखता है, आपको बहुत आराम से दिखता होगा, धतूरे का प्लांट, ठीक है। तो इंडिया में आपको धतूरे का प्लांट बड़ा आराम से दिख जाता है देखने को, बहुत आराम से। धतूरा फ्लावर होता है, इसमें फ्रूट भी होता है कटीला, ठीक है, सब्जी पे चलाते हैं, तो ये खतरनाक रखता है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। अच्छा, मैं कुछ बंजारों के बारे में बताता हूँ। कुछ बंजारे होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके फ्रूट्स को निकालते हैं, इसमें बीज होते हैं, सीड, हाईली पॉइजनस होता है, विषैला। तो वो क्या करते हैं, इनको सुखाते हैं, फिर पीसते हैं, फिर इनको कुछ चूने या कुछ जड़ी बूटियां होती हैं उनके संग मिलाते हैं, उसके पॉइजन को अलग कर लेते हैं,
चूने में पॉइजन आ जाता है। फिर उसकी फ्यूम्स लेते हैं, उसके धुएं को, और खतरनाक, बस समझ में आ गया, मधुमस्त हो जाते हैं, 1 के 4। समझ में आया? तो ये तरीका है उनका, मतलब वो चाहते हैं बस जो जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, बस वही उनको दिखे चारों तरफ। अगर भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो बस यहां भगवान, वहां भगवान, वहां भगवान, जैसा हम सोचते हैं ना, तो ब्रेन के अंदर बस वही चीज रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाते हैं। समझ में आया? इसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। चलो, तो ये ड्रग वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अगला आता है ड्रग के साथ साथ, ठीक है, एल्कोहल वाला पार्ट, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, पोर्शन वहीं से बनता है तो बेसिक है, ये बेसिक नॉलेज सबको है, बच्चों को भी नॉलेज होती है इसकी। ठीक है, वही डिस्कस जनरल बातें। जैसे एडोलसेंस क्या होती है, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। एडोलसेंस का मतलब है जो आपकी उम्र है, 12 से 18 साल वाली जो उम्र होती है ना, जिसमें सारी घटनाएं होती हैं घटित, जिसमें सारे एक्सीडेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वो यही उम्र है, 12 से 18 साल। जिसमें सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, यार तंबाकू खाने से क्या होता है, यार सिगरेट पीने से क्या होता है, यार ऐसा करने से क्या होता है, यार वैसा करने से क्या होता है। ठीक है, और वो गलतियां कर बैठते हैं, और यही गलतियां फिर आगे जाकर के जिंदगी का पछतावा बन जाती हैं और जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो जो इस एज में संभल के बच के निकल गया वो बच गया, जो इस एज के अंदर इन चक्कर में पड़ गया वो गया। ठीक है, उसी को एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस यही 12 से 18 साल वाली उम्र, और इसमें ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। एब्यूज मतलब लत, लत, लत लग जाना। समझ रहे हो? लत लग गई किस साल में? 12 से 18 साल। क्लियर है? तो वो ये एडोलसेंस मींस द बोथ, मतलब एक तरीके एडोलसेंस वही 12 से लेके 18 साल वाली उम्र है। मेन पॉइंट बता रहा हूं, जो एक ब्रिज है, ब्रिज किसके बीच का? चाइल्डहुड और एडल्टहुड। तभी तो गलतियां होती हैं, ना तो तुम बच्चे हो ना तुम बड़े हो। समझ में आया? ना तुम बच्चे हो ना तुम बड़े हो। अगर बच्चे होते तुम बात मानते, बड़े होते तुम समझदार होते। तो समस्या क्या है? तुम बड़े जैसे फील करते हो पर समझदार नहीं हो, इसलिए गलतियां होती हैं। इसी को ब्रिज वाली स्टेज बोलते हैं, चाइल्डहुड वाली जो और एडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है एडोलसेंस। ठीक है, सबसे ज्यादा गलतियां यहां होती हैं। ठीक है, एडोलसेंस इज द accompanied by the several biological and behavioral changes। पता है इसमें ढेर सारे बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। एडोलसेंस दस इज अ वेरी वनरेबल फेज, बहुत ज्यादा वनरेबल डेंजरस फेज है, इसके अंदर सारी गलतियां इसी में होती हैं। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इसी एज में सारे डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, ये थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। एडिक्शन क्या है? लत। डिपेंडेंसी क्या है? जैसे हम समझो मुझे चाय पीने की लत है, ठीक है, चाय पीता हूं, मतलब चाय चाहिए यार, चाय चाहिए तभी मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे चाय छुड़ा दी गई, चाय नहीं दी गई, अब चाय नहीं दी गई तो मेरे सर में दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा, यानी अब मुझे क्या होगी? उसकी डिपेंडेंसी हो गई, चाय मिलेगी दर्द बंद हो जाएगा, यानी मैं उस पर डिपेंड हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले बात है एडिक्शन, फिर कहते डिपेंडेंसी। तभी तो कहते हैं इन बुरी चीजों का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन हो तो पढ़ाई का हो, ये एडिक्शन हो तो जूलॉजी का हो, एडिक्शन हो तो मनीष दुबे सर का हो, नहीं आया क्या एमडी सर का हो, एडिक्शन हो, समझ रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट का हो, जो भी आपका बेस्ट सब्जेक्ट है। एडिक्शन हो तो अच्छी चीजें खाने का हो, एडिक्शन हो तो अच्छे गेम्स खेलने का हो, एडिक्शन हो, समझ रहे हो ना, तो कुछ बड़ा बड़ा बनने का हो। यार इन चीजों को एडिक्शन करके करेंगे क्या हम? बताओ। ठीक है, अच्छी चीज को एडिक्शन लाओ यार, पढ़ाई का एडिक्शन लाओ आप। ठीक है, कुछ करने का जोश जुनून का एडिक्शन होना चाहिए, पर तंबाकू एल्कोहल इनकी एडिक्शन करके क्या लाइफ बर्बादी होगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। एडिक्शन समझ में आया? सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं एडिक्शन और डिपेंडेंसी का। एडिक्शन मतलब है आपको लत लग जाना, एडिक्ट हो जाना, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। डिपेंडेंसी देखनी है डिपेंडेंसी नहीं, 2 दिन मत दो, जैसे नहीं दे रहे हो तो आपकी बॉडी सिम्टम दिखाएगी, विड्रॉल सिम्टम, छोड़ने वाले सिम्टम। अगर सिम्टम दिखा रही है तो ये एडिक्शन हो चुका। आप क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंसी शो कर रहे हो, आप डिपेंड हो चुके हो। ठीक है, तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया। आपको भाई मजा आता है उस चीज को लेने पर, इसलिए आप मतलब टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड एल्कोहल। देखो मैंने देखा अक्सर, मैं जब जाता हूं यार पार्टी को, बढ़िया पार्टी थी, खाने पीने को बढ़िया था, बेकार पार्टी थी यार, तेरी पार्टी में ड्रिंक ही नहीं थी। वो यार उस सड़ी हुई चीज के लिए तुम मतलब सारी पार्टी तुमने बेकार कर दी। आप समझ रहे हो?
और तुम पार्टी सड़ी रखो, बस इनको एक बोतल पिला दो, पकड़ा दो, वाह मजा आ गया यार, क्या पार्टी थी, मजा आ गया। अब ना कोई टेस्ट है, सड़ा हुआ मटेरियल कुछ भी नहीं है, इट इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है, उसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको पीने से क्या हो रहा है, आपको अच्छा सा एहसास हो रहा है, भाई पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है जो भी है, ठीक है, यूफोरिया हो रहा है, टेम्परेरी फीलिंग वेलबींग। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा सोचना बंद कर देते हो बस थोड़ी देर, तो आपको रिलैक्स फील होता है, इसलिए आप पीते हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अरे दिमाग को अच्छी जगह लगाओ ना यार, चीजें बहुत है कुछ ना कुछ करने के लिए। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, इनको अगर बार बार रिपीट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे एक बच्चे ने बताया, सर पहले मेरे दोस्त ने जबरदस्ती की, उसने मुझे एक पैक पिलाया, ठीक है, अगले दिन उसने मुझे कहा कि पिएगा, मैं पीऊंगा, तो पहले पैक में मुझे नशा हुआ था, अगले दिन पहले पैक में, अगले दिन का मतलब है कुछ दिनों बाद, एक पैक से मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे 2 पैक पीने पड़े, कुछ दिनों बाद 2 पैक के लिए मेरी बॉडी टॉलरेंट हो चुकी थी, मुझे 3 पैक 4 पैक पीने पड़े। आज की डेट ये है सर, मैं पूरी बोतल पीता हूं तब मुझे नशा आता है, क्योंकि मेरी बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? टॉलरेंस, जैसे एक बच्चा था, मैंने क्लास में डांटा, रो दिया, रोज डांटना स्टार्ट किया तो उसका टॉलरेंट हो चुकी, फिर डांट का असर नहीं था, फिर तमाचा मारा मैंने, तब रोया, फिर तमाचों से भी असर खत्म हो गया, फिर घूंसे लात मारनी चालू की, तो धीरे धीरे क्या टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीज, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्स ओनली अ हाई डोज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, तभी रिस्पॉन्स देंगे। ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, जब आपको धीरे धीरे उस चीजों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपको एडिक्शन होता जा रहा है। समझ में आ गया? However, should be clearly borne in mind that use of these drug even once can be force, ठीक है, runners to addiction, ठीक है, force बोल गया, for runner to addiction can be for runner to addiction, ठीक है, यानी समझ रहे हो, धीरे धीरे एक एक डोज। However, should be clearly borne in mind that यूज ऑफ दीज ड्रग इवन वंस, यानी कोई कहे दोस्त कितना भी कसम कर, तो ये मेरी कसम हो आज एक पैक पी ले, तुझे ये कसम हो वो कसम हो एक पैक पी ले। अरे एक पैक भी क्यों पी ले भाई, क्यों पी ले एक पैक भी, ठीक है, आज एक पियोगे तो कल 2 पियोगे, फिर 2 पियोगे तो एक दिन 3 4 भी पियोगे, बोतल भी पियोगे। तो कोशिश करो अवॉइड करो यार, जूस पिला, लस्सी पिला, समझ रहे हो ना मेरी बात? आप सब अच्छी चीजें पियो यार, जिससे कि बॉडी में डेवलपमेंट हो। चलो खैर कोई नहीं, जनरल बातें सारी की सारी, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या होता है? डिपेंडेंसी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू, ठीक है, मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड, समझो, जैसे अगर डिपेंडेंसी का मतलब सिंपल समझो, आपको वो चीज नहीं दे रहा हूं मैं, तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, आपको शेकिंगनेस हो जाएगी, नाउसिया हो जाएगा, स्वेटिंग आना चालू हो जाएगी। अगर उन ड्रग्स को ना लेने से ये कुछ हो रहा है, मतलब आप डिपेंड हो चुके हो, आपको जब वो चीज दे दी जाएंगी तो आप नॉर्मल हो जाओगे, यानी डिपेंडेंसी आपकी हो चुकी है, ठीक है। और जब ऐसा केस होता है, इसको विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम। जब आपको वो चीजें मिल रही थी ठीक था, जब मिलना बंद हो गई तो विड्रॉल सिम्टम हो गए। और अगर वो चीजें नहीं मिलेंगी तो कभी कभी थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, इंसान की डेथ तक हो सकती है, सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन। आपको समझ रहे हो उसको, मतलब समझो उस मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है उस आदमी को। समझ पा रहे हो? सिंपल लैंग्वेज, चाय का एग्जांपल यूज कर सकते हो, चाय ले रहे हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, फिर लेना बंद कर दिया, सर में दर्द हो गया, तो समझ लो आप उसकी डिपेंडेंसी हो चुकी है आपको, ठीक है। चलो अच्छा, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है, इफेक्ट सबको नॉर्मल है, ठीक है। अब ज्यादा तुम ड्रग लोगे, यही चरस, गांजा, अफीम, एल्कोहल, तो क्या होगा, कोमा में चले जा सकते हो, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, ठीक है, सेरिब्रल हिमोरेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ड्रग से इतना खतरनाक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। कभी भी एल्कोहल, शराब पी रहे हो तो ध्यान रखो, शराब के संग कोई दवा मत खा लेना, मर जाओगे, ठीक है। दवा, कोई मेडिसिन
या कोई चरस गांजा अफीम मत खा लेना, मर जाओगे। क्योंकि अल्कोहल हर चीज की एफिशिएंसी को कई टाइम बढ़ा देता है। तभी तो पहले क्या करते थे, ड्रग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जितने फार्मासिस्ट होते थे 1% अल्कोहल अपने सिरप में मिलाते थे, तो इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। क्योंकि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन माउथ और स्टमक तक आते आते पूरा हो जाता है, तो उस ड्रग का इफेक्ट मल्टीपल टाइम में बढ़ जाता है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देयर इनटेक अलोंग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ, मृत्यु तक हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब वार्निंग दे रहे हैं भाई, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कौन कौन सी वार्निंग है। स्कूल में कोई बच्चा मिलता है तो सब चीजें आपको बताएं, ठीक है, क्या क्या चीजें, आप क्या क्या सिम्टम है, ठीक है। अगर नॉर्मल बच्चे हैं जो जो ड्रग पहले नहीं लेते थे, अब एल्कोहल और ड्रग लेना चालू कर दिया, तो उनके सिम्टम क्या है स्कूल कॉलेज में। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, गंदी तरीके से रहते हैं वो लोग, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस घट जाती है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, वो एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि कॉमन चीजें हो रही हैं। विड्रॉल सिम्टम आ जाते हैं, आइसोलेशन, डिप्रेशन, अलग रहते हैं, ठीक है, थके हुए रहते हैं, एग्रेसिवनेस आ जाती है, गुस्सा करने लगते हैं, ठीक है। ये कॉमन चीजें हैं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं, जो ड्रग नहीं लेते थे बाद में लेना चालू कर दी, अल्कोहल नहीं पीते थे फिर पीना चालू कर दिया। ये समझ में आ गया होगा। द क्रोनिक, अच्छा एक चीज सुना होगा, मैंने अक्सर देखा है, दुबले पतले बच्चे होते हैं, दोस्त कहते हैं वो बियर पिया कर, बियर, ठीक है, पैक लगा कर तू तगड़ा हो जाएगा। अबे तू तगड़ा कर रहा है, उसको उसके लिवर की तो डैमेज कर रहा है, ठीक है। मैं बता चुका हूं आपको, जरा आप अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लेते हो तो लिवर में वो मिथेनॉल में कन्वर्ट होता है, आप समझ रहे हो, समझना मेरी बात, सॉरी, वो लिवर में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, और जो एल्डिहाइड होते हैं वो एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। एडिपोजेनेसिस मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट, वो फैट का डिपोजिशन लिवर में भी होता है और पूरी बॉडी में होता है। बॉडी में हो रहा है पर आपका लिवर फैटी हो रहा है बेटा, और लिवर फैटी हो गया तो लिवर इज अ मेन ऑर्गन ऑफ द अवर बॉडी, ठीक है। तो जब आप अल्कोहल ज्यादा लेते हो तो नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपका लिवर डैमेज होता है, इसको लिवर कायरोसिस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ाया था। अगर प्रेग्नेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर का केस है और मदर अगर अल्कोहल ड्रग लेती है तो एबनॉर्मल बेबी हो जाता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट बताया था मैंने, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फीटस, ये ध्यान रखना है। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज, मिसयूज क्या है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन बताया था मैंने, ये स्पोर्ट्समैन ड्रग को लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। देखा होगा आपने जिम में कभी गए हो, आजकल जिमों में असली जिम तो हो नहीं रही है, जिमों में स्टोर रूम में जाओगे तो देखना वहां इंजेक्शन के भरे पड़े होंगे, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा लगा करके बॉडी बना रहे हैं। मतलब पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारी नई जनरेशन क्या कर रही है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस क्या है मुझे नहीं पता, क्या चल रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम थॉट प्रोसेस क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नई जनरेशन का थॉट प्रोसेस क्या होगा, हम क्या करेंगे, फ्यूचर कैसे बनेगा हमारा, जो मतलब स्वस्थ भारत का जो मिशन है, आप समझ रहे हो ना, कैसे पूरा होगा। जो हम संकल्प लेते हैं, ठीक है, भारत का, ठीक है, संकल्प भारत, तो कैसे हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम मतलब अपने भारत को बहुत बेस्ट बना पाएंगे, अपने इंडिया को बेस्ट बना पाएंगे, वो तब पॉसिबल है जब आप लोगों का सही मतलब डायरेक्शन में काम करोगे। मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये चीजें। मैं जिम में गया तब देखा कि नई जनरेशन के लोग इंजेक्शन पे डिपेंड हैं, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ले रहे हैं, उससे बॉडियां बना रहे हैं, वो मतलब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां से बर्बादी बर्बादी है, ठीक है। बचो यार इन चीजों से, ठीक है। चलो बस वही है, मिसयूज क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। तो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो बताई दिए मैंने, भर भर के साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स लोगे तो एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाते हैं, स्टेरॉइड्स बताया था, नो डाउट एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाते हैं, मस्कुलरिटी तेजी से बढ़ती है इनसे, ठीक है। पर ढेरों सारे मतलब ढेरों सारे साइड इफेक्ट हैं स्टेरॉइड्स के, तो सारे साइड इफेक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। मूड सिंड्रोम, मैंने कई पेशेंट भी ट्रीट किए हैं, ठीक है, जिनको मूड सिंड्रोम था, बहुत अल्कोहल लेते थे, ठीक है, अल्कोहल की वजह से, इन ड्रग्स की वजह से, मतलब वो सुसाइड तक कर लेते हैं वो लोग, मूड तुरंत मूड चेंज होता है उनका, ठीक है। चलो यार क्या, चलो खैर ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है भाई, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल,
अवॉइड अंडर प्री प्रेशर। कोई दोस्त कहता है यार एक ले ले, यार एक ले ले, क्यों ले ले, एक अवॉइड करो उस चीज को, ठीक है, प्री प्रेशर को। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, वो मैं बताते रहता हूँ, एजुकेशन काउंसलिंग के लिए मैं हुई करते ही रहता हूँ, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रीज, जो भी इसका इफेक्टिव है, पेरेंट्स और प्रीज दोस्त हैं उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजरस साइन, मैंने बताया था डेंजर साइन क्या क्या है, वो देखते रहो, अपने आसपास में किसी को है तो उनको हेल्प करो, ठीक है। सिंगिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प, जो भी ऐसे लोग हैं तो उनको प्रोफेशनल्स की और मेडिकल की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोवाइड करनी चाहिए अगर आप में विल पावर है छोड़ने की तो, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रिवेंशन क्या क्या है, कंट्रोल क्या क्या है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, लास्ट में तो मैंने जो अंडरलाइन किए हैं कुछ वहां से क्वेश्चन बाई चांस बन जाए, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और जो क्लासिफिकेशन मैंने ड्रग का कराया वो मतलब अल्टीमेट है, क्वेश्चन मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कल पूरी एनर्जी के साथ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक्टिव रहना, एनर्जेटिक रहना, कल बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा पक्का प्रॉमिस है आपको बायोटेक का, अगर मैं मतलब मास्टर ना बना दूं, मतलब फील करोगे यार आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, ये फील नहीं करा दूं तो बता देना मुझे, पूरा फील करा दूंगा बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, मुस्कुराते रहना, टेंशन फ्री रहना, ठीक है, बाय बेटा।